आपने कभी सोचा था कि आप इस तरह हमारे शो में तशरीफ लाएंगी और आपसे इंटरव्यू होगा, बातचीत? नहीं सोचा था। तो फिर क्यों कर रही हैं? शुरू में जान क्यों छुड़वाती थी मीडिया से? नफरत थी मीडिया से? मीडिया के लोगों की शक्लें आपको पसंद नहीं थी? नहीं लगती थी? नहीं, झूठ बोलते थे? कोई क्रेज नहीं था। तो करना क्या था? पर्सनल बस लिखवा ले मुझसे, काम लिखवाए। ऑन स्क्रीन का इतना कोई क्रेज नहीं था मुझे, और मैं वैसे भी मेकअप से बहुत भागती हूँ। फादर आई स्पेशलिस्ट से उनकी आईज आप पे नहीं थी? व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है आपको? आपको मैं ऐसी लगती? तो कोई ऐसा स्टूडेंट जो बड़ा कामयाब हो गया हो, किसी बड़ी अच्छी पोजीशन पे लग गया हो? नहीं, मैं समझना चाहता हूँ। आपको शक हो रहा है कोई? मिस, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ। नहीं, आपको क्या लगता है कि वो क्या टोटली जीरो एक्सपीरियंस के साथ आपने आगाज कर दिया। देख लें, दैट्स कॉल्ड टैलेंट। उन स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी ली जो कंसेक्टिव फेल होते आ रहे थे, और ये घी के बगैर बनाई। आपने घी का डिस्कस नहीं किया कहीं पे? घी डाला ना, ज्यादा वक्त घी डाला? इस्तेमाल करती है। शुरू में डालिए, शुरू में डालिए। शो रिवर्स करके देखें। शुरू में डाला है आपने उधर दाल भिगोई है, इधर आपने वो सारी मसाला बनाया। घी का कहीं जिक्र नहीं आया। वैसे मैं घी के बगैर भी बना सकती हूँ। अब मैं समझ सकता हूँ वो क्या दाल, अचारी दाल होगी। अब मैं समझ सकता हूँ। मैंने खाई और बहुत मजे की थी, पर मैंने दोबारा बनाई। मैंने वापस सिर्फ अचारी दाल ही खाई। बेपनाह बातें कर ली। यस। शादी कब करनी? शादी वो भी कर लूंगी, कर लूंगी। इसी तरह ऐसी हो जैसे सारे काम अचानक कर लिए? ऐसी हो जाएगी। जहाँ गई सिलेक्ट हो गई, ऐसी हो जाएगी। इस तरह होगी? यस। अरेंजमेंट? अरेंज ही होगी। लव के चांसेस नहीं है। और ये साल कौन सा होगा? ये मुझे क्या पता, आई कैन प्रेडिक्ट। ये तो हमें किसी पामिस्ट या किसी एस्ट्रोलॉजर को बुलाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम हनीफ और आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद RNN। एक बहुत ही सरप्राइज़ गेस्ट के साथ, ख़ास मेहमान तो सब आते हैं, ये सरप्राइज़ गेस्ट है आपके लिए, हम सब के लिए। पॉडकास्टर हैं, टीवी होस्ट हैं, वकील भी हैं, तकरीबन हाफ बॉयल, और इदारा बहाली माजूरा PSRD के लिए ख़िदमात अंजाम दे रही हैं। माजूर बच्चों के लिए इनका इदारा बहुत अच्छा काम कर रहा है, और उसमें इनका रोल जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मेरी मुराद है वन एंड ओनली बुशरा खान से। वेलकम टू द शो मिस। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। आपने कभी सोचा था कि आप इस तरह हमारे शो में तशरीफ़ लाएंगी और आपसे इंटरव्यू होगा, बातचीत? नहीं सोचा था। तो फिर क्यों कर रही हैं? जब एक चीज़ सोची ही नहीं है। आपको कैसे इनकार कर सकती हूँ? अच्छा, एक तो हम एंड से शुरू करते हैं, बिगनिंग से नहीं। Sure. अमेरिका जाने का फ़ैसला अचानक आपका किस तरह हुआ? ये मशवरा किसका था? और इतना गुप्त तरीके से आपने अमेरिका यात्रा की तैयारी कैसे कर ली, और शिकागो का इंतखाब क्यों किया? शिकागो का तो गलती से हो गया इंतखाब। वो कैसे गलती से? क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला कोई और। ये उन्हीं गलतियों की तरह जो दिन भर आप करती रहती हैं। ये गलती ये भी हो गया। अच्छा, मैंने किसी और स्टेट में लेना था एडमिशन। अच्छा। लेकिन आपके सामने ये रूटीन इतनी टफ है कि मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया हुआ था, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी से मुझे पहले ऑफ़र आ गई, तो देन आई ऑप्टेड इट। असल में इस पे मैंने डिटेल से आपसे बात करनी है। न्यू कमर्स के लिए, राइट, नए स्टूडेंट्स के लिए आपने बताना है कि अब्रॉड स्टडीज़ के जो ख्वाहिशमंद हैं, और इस स्टडीज़ की इम्पोर्टेंस किस तरह ज़्यादा है पाकिस्तान की स्टडीज़ से। तो ये आपने हमें बताना है आगे चल के। अब आ जाएं शो के पैटर्न पे हम आते हैं कि आपकी पैदाइश किस शहर में हुई, और बचपन में फैमिली मेम्बर्स में जब होश संभाला कौन कौन था, घर का माहौल क्या था, पेरेंट्स का मिजाज क्या था, ये ज़रा थोड़ा सा बताइए। लाहौर में पैदाइश हुई, और हमारी न्यूक्लियर फैमिली रही है थ्रू आउट। सो इमीडिएट न्यूक्लियर फैमिली। सो आई ग्रू अप इन इट, पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ। वी आर 4 सिबलिंग्स। सो मैं 3rd पे आती हूँ। 3 बहनें हैं, एक छोटा भाई है। भाई आपसे छोटा है? भाई तो मेरे से छोटा है। रोब झाड़ती हैं उस पर खूब? व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है आपको? आपको मैं ऐसी लगती हूँ? अच्छा, आपको मैं ऐसी? आपका तीसरा नंबर है। अब नंबर 1 जो है वो बड़ी बहन है? बड़ी बहन है। दूसरी भी बड़ी बहन है। वो मैरिड है? दोनों मैरिड हैं। ओके। और आप दोनों, भाई अब्दुल्ला और आप अनमैरिड? एट द मोमेंट वी आर अनमैरिड। ओके ओके, ठीक है जी। तो स्टडीज़ कहाँ से हुई? लाहौर से, थ्रू आउट। मजाज क्या था घर का? मसलन
एक होता है ना, पेरेंट्स जो हैं जिस शोबे में होते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि वो ओ यस यस यस, फैमिली प्रेशर तो था मेडिकल करने का, बिकॉज माई फादर इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ एन आई स्पेशलिस्ट। अच्छा सो घर का माहौल बस ये था कि मेडिकल है, उसके अलावा और कोई डिग्री नहीं है। सो आई नेवर न्यू कि कोई और डिग्री हो सकती है, बिकॉज वो एक ग्रूमिंग ऐसी थी और माइंडसेट ऐसा डेवलप किया गया था कि सिर्फ हमने एक ही लाइन चूज़ करनी है, चारों बहन भाइयों ने। तो पहले बड़ी बहन की बारी आई, उसने डाइवर्ट कर ली फील्ड बाय स्ट्रोक ऑफ लक। दूसरी वाली का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, तो वो तो जान के टेस्ट फेल करके आती थी। एक होता है ना एलिजिबल, एक होता है इनएलिजिबल, तो वो उसके तो वो मार्क्स थे, वो पेपर पूरा खाली छोड़ के आती थी जब उसने एंट्री टेस्ट के लिए जाना होता था। तो शी वॉज लीस्ट बॉदर टू गेट इनटू एनी मेडिकल इंस्टीट्यूट। फिर तीसरी मेरी बारी थी और मेरी दफ़ा ये हुआ कि जब मैंने एंट्री टेस्ट देना था तो एंट्री टेस्ट में तो मैं क्लियर हो गई। और घर से ये है फादर की तरफ से और फिर उनके बाद मदर की तरफ से कि डॉक्टर बनना है। माम की तरफ से इतना कोई, शी वॉज फाइन, लेकिन येस ऑफ कोर्स शी ऑल्सो वांटेड कि चलो इट्स अ गुड लाइन, ज़रा एक ग्रोथ अच्छी है, ज़रा एक अच्छी टेक्निकल सी फील्ड है ना। और मेडिकल में भी कौन सा शोबा? अच्छा, मेडिकल में ये होता है कि आप पहले मेडिकल कॉलेज जाते हैं, राइट। एमबीबीएस करते हैं, जनरल होता है, उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन या बाद में चूज़ करते हैं कि आपने किस चीज़ में तो स्पेशलाइज। वो एक रोड मैप डिस्कस हुआ था एंट्री टेस्ट से पहले? नहीं, एंट्री टेस्ट से पहले तो होता है कि आप पहले मेडिकल कर लेना Right. पूरा, उसके बाद फिर डिपेंड करता है क्या आपका एक उस वक्त स्कोप चल रहा है। आजकल तो बहुत सी लड़कियों के लिए, वैसे लाहौर में एक नोशन है या पाकिस्तान में कि गायनी में यूजली जाती हैं, लेकिन नहीं, मुझे न्यूरो सर्जन बनने का शौक़ था, अगर तो मैं बनती, लेकिन मैं नहीं बनी। एंट्री टेस्ट तो मैंने क्लियर कर लिया, लेकिन पता नहीं, आई थिंक बाय स्ट्रोक ऑफ लक एडमिशन हाथ से निकल गया। मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन्स की डेडलाइन निकल गई। मे बी आई वॉज लेजिंग अराउंड और पता नहीं, पापा वॉज आउट ऑफ स्टेशन, पता नहीं क्या था, आई डोंट नो। तो वो निकल गई बस लाइन ना। तो मेरे उस साल, मेरा वो साल जो था फ्री था। अब मेरे पास कोई मेडिकल कॉलेज का एडमिशन तो था ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा क्या किया जाए ना, साल तो वेस्ट नहीं करना। तो फिर माई सिस्टर्स यू नो, उन्होंने दे सजेस्टेड भी कि यू कैन जस्ट वेट फॉर अनदर ईयर एंड यू कैन जस्ट गो फॉर बैचलर्स, और 4 years का BBA ऑनर्स करने से बेहतर है, बिकॉज दे हैड डन दैट, बोथ ऑफ देम हैड डन BBA ऑनर्स। तो वो कहते हैं कि वो करने से बेहतर है कि स्टिल यू कैन डू अ 2 years बैचलर्स, एंड अगर पास हो गई तो फिर वी कैन डायरेक्टली टेक इट टू द यूनिवर्सिटी। अच्छा, अगर था? हाँ, अगर था कि अगर तो बैचलर्स में पास होगी, बिकॉज बैचलर्स में FSC प्री मेडिकल की स्टूडेंट थी और बैचलर्स के लिए आप मैंने अगर क्यों था? यानी कि तवज्जो नहीं थी पढ़ाई की तरफ, और फादर आई स्पेशलिस्ट से उनकी आईज आप पे नहीं थी नहीं पूरी तरह? अगर इसलिए था बिकॉज बैचलर्स मैंने प्राइवेट किया ना, क्लासेस तो मैंने ली नहीं, और बैचलर्स की बुक्स का मुझे आइडिया नहीं था कि क्या है कैसी नहीं है। लेकिन मैंने तब, मेरी सिस्टर की शादी भी थी, सो मैं आई थिंक जब पेपर था मैंने तब पढ़ाई की, मतलब इट वॉज अ वन नाइट स्टडी। सिंपली ये बताएं, रटा मारती थी, लाइक थी, नालायक थी? मैंने लाइक थी। अच्छा, लाइक तो थी। लाइक थी। यस। ओके, फिर देन? तो अच्छी डिवीजन आ गई, A डिवीजन आ गई बाय स्ट्रोक ऑफ लक। मुझे था कि मैंने शर्त रखी हुई थी कि मैंने आप लोग के लिए चलो ये कर दी है, तो अगर तो बैचलर्स में पास होगी तो फिर मास्टर्स मेरी मर्जी का होगा। तो अभी दैट ईयर वाज फ्री, तो आई थॉट कि मैं क्या करूं। तो फिर मैंने एक स्कूल था, वहाँ पे मैंने टीचिंग करना शुरू कर दी। अच्छा। ऐसे मैं फ्री थी एंड आई वाज आई थिंक हार्डली 17 और 18। सो उन्होंने मुझे रख लिया। मेरे पास CV भी नहीं थी। मैं गई तो ऐसे ही मैं चली गई, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं क्या जा रहा है। तो ब्रांच मैनेजर, शी वाज रियली नाइस, अभी आई थी कुछ दिन पहले। तो उन्होंने कहा कि आप क्या करती हैं। आई वाज टू यंग। तो मैंने कहा मैं फ्री हूँ आजकल, डेमो ले लें, आई कैन टीच आई थिंक। और अभी तक आपका जीरो एक्सपीरियंस है? जीरो एक्सपीरियंस, आई वाज हार्डली 17। अच्छा, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया ना कि मेरा वो एडमिशन डिले हो गया ना। तो उन्होंने कहा चले आपका डेमो ले लेते हैं, CV बना दें, मैं आपको एक ब्लैंक पेपर देती हूँ, कुछ लिख दें इस पे ना, कोई नेम प्लेस जैसे होता है। तो मैंने कहा आई कैन टीच बायो, बिकॉज आई वॉज अ बायोलॉजी स्टूडेंट। डायरेक्ट 9-10 को पढ़ाना शुरू कर दिया? बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो मेरी, आई वॉज गुड एट इट। तो मैंने उनको लिख दिया कि ये सब्जेक्ट्स हैं, मैं ये पढ़ा सकती हूँ, तो मुझे बता दें। तो वो बॉयज़ कैंपस था, इट वॉज अ बॉयज़ कैंपस। शी टुक मी टू 9th grade क्लास। अब मैं ऑलरेडी बच्ची थी, वहाँ पर जो बच्चे थे वो मेरे ख्याल से 2-3 साल से उसी क्लास में थे, क्योंकि वो फेल होके ना उसी क्लास में रहते थे। तो नाउ आई हैड टू प्रिटेंड एज इफ आई एम अ मैच्योर एंड सोबर पर्सन।
और मैं नहीं उतरी। उस वक्त तो मैं बहुत ही छोटी थी, तो मैंने ज़रा एक सीरियस सी लुक बनाई, ज़रा सीरियस सी बाल टाई करके। मैंने कहा अगर तो मेरा डेमो पास ना हुआ तो ये कहेंगे कि आप तो खुद बच्ची हैं, आप क्या पढ़ाएंगी। लेकिन नहीं, आई वॉज गुड। दे सिलेक्टेड मी, दे शॉर्ट लिस्टेड मी। फिर उन्होंने कहा कि आप ज्वाइन कर लें। सीवी पे आपकी एज नहीं लिखी थी? लिखी हुई थी, लेकिन वो स्किल्स है ना। आई थिंक आई वॉज सिलेक्टेड, स्किल्स था या जो भी था। आपने Communication. बड़ा अच्छा किया, स्कूल का नाम नहीं लिया। कितना जुल्म किया उन्होंने आपको एज ए टीचर हायर करके, और डायरेक्ट 9-10 क्लास के लिए, और आपका ज़ीरो एक्सपीरियंस है टीचिंग का। यानी कि आप फ्री थी, जिसके पास कोई काम नहीं है वो टीचर बन सकता है हमारे यहाँ। नहीं, आपके इसमें हुआ ना, करियर का ये वाकया बता रही हैं कि आपका डेब्यू हुआ, पहली जॉब, आप डायरेक्ट 9th क्लास को पढ़ा रही हैं, और खुद अभी आप स्टडीज कर रही हैं, 17-18 साल आपकी उम्र है, और पहले ही वहां पे जो स्टूडेंट्स हैं वो 2-2, 3-3 साल से फेल होके उधर ही बैठे हुए हैं, और उनको मजीद फेल करने के लिए मैं आ गई। आप वाला उन्होंने रिस्क ले लिया। मैं आ गई। वैकेंसी आई थिंक उसी ग्रेड में थी ना। यही कोई एक्सपीरियंस होता है टीचर का। 9-10 क्लास को ये बहुत अहम मोड़ है एजुकेशन का, ये वाला जो करियर में, ये वाला जो है 9-10 का बैरियर, यहाँ से टेक ऑफ करना होता है स्टूडेंट ने, बच्चे ने यहाँ पे। आई जस्ट वंडर, लेकिन आई जस्ट वंडर, उन्होंने मुझे रख लिया, मैंने पढ़ाया, और इट वाज प्रीटी गुड। एजेंडास बनाना पूरा, उसको नई क्रिएटिविटी के साथ, इनोवेटिव आइडियाज के साथ। ये कैसे था आपके अंदर डेवलपमेंट की? इससे पहले कभी कोई इस तरह की कोई एक्सरसाइज आपने कर? मैं करती थी, मैं राइटिंग्स करती थी, अच्छा, डिबेट्स करती थी, और होस्टिंग के प्रोजेक्ट्स करती थी, सब करती रहती थी थ्रू आउट, स्कूल में भी, कॉलेज में भी। ज़रा मेरा एक था कम्युनिकेशंस और इस तरह का। यानी कि नालायक स्टूडेंट को एक लायक उस्तानी मिल गई मिल गई। अच्छा, तो मैंने पढ़ाया, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, और इम्प्रूवमेंट आई। वो पास आउट हुए टाइम पे सारे, 9th के बाद 10th में गए, फिर पास आउट कर गए। क्या सैलरी थी आपकी पहली? पता नहीं। फर्स्ट सैलरी क्या थी उसमें? तो कोई ऐसी बात नहीं, फर्स्ट सैलरी। उन्होंने मुझे कहा, फर्स्ट सैलरी उन्होंने मुझे कहा कि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम आपको देंगे 8,000। ओके, 8,000 मिला मुझे, राइट। एंड आई वाज हैप्पी विद इट, बिकॉज मुझे टीचिंग का शौक था, तो उन्होंने मुझे 8,000 दिया, और मैंने पढ़ाना शुरू किया। फिर उन्होंने 1-1.5 महीने के बाद बढ़ा दी। ये मैं बात कर रही हूँ 2012-13 की या 11-12 की। ये 8,000 से शुरू होने वाला सफर लाखों में कितने साल में 8,000 पहुंचा, ये आपसे पूछना। मैं बहुत खुश थी, मैं बहुत कितने खुश साल में थी। लाखों में पहुंचा? मैं बहुत खुश थी। अच्छा, आई वॉज वेरी हैप्पी। ओके। वहाँ पे पहली सैलरी जब मिली तो क्या उसका शॉपिंग की, कोई मदर के लिए कोई गिफ्ट लिया, नहीं लिया? अच्छा, मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या किया। गिफ्ट विफ्ट वैसे देती हैं कभी, या सिर्फ लेती हैं? मुझे ये याद नहीं है कि मैंने पहली सैलरी का क्या किया। वो याद ही नहीं है पहली सैलरी का? नहीं याद। आई थिंक कुछ तो किया ही होगा, कुछ तो किया ही होगा, याद नहीं है, कुछ किया ही होगा। जाहिर है किया होगा। वो कौन सा घर की अलमारी से निकल आएगी जो अभी तक पड़ी हुई पहले वाली? इतना याद नहीं है, लेकिन जाहिर है कुछ ना कुछ लिया ही होगा उस वक्त। नहीं, जॉब हो गई, पहली सैलरी मिली, तो पेरेंट्स खुश नहीं हुए कि यार जॉब शुरू कर माम को तो मैंने बताया नहीं था ना। अच्छा। मैं जब गई इंटरव्यू करने, तो जाहिर है आई वाज टू यंग टू गो फॉर अ जॉब और समथिंग, तो मैं तो बस ऐसी ट्राई करने गई थी, क्योंकि वो मेरे घर के पास ही था स्कूल, तो मैं तो बस ऐसी गई थी। करियर का आगाज एज ए टीचर किया। तो जब मेरी जॉब लग गई, इंटरव्यू हो गया, उन्होंने कहा ज्वाइनिंग दे दे, तो 1-2 दिन के बाद मैंने माम को बताया कि ऐसा है, क्योंकि मुझे था कि माम डांटेंगी कि तुम तो पढ़ाई करो, ये क्या तुम जॉब शॉप कर रही हो। लेकिन फिर मैंने माम को कहा कि चले ये पास ही स्कूल है, इट्स अ 5 minutes ड्राइव, और एक्सपीरियंस ही सही, और चलो इट्स गोना बी फन, ज़रा मैं सीखती भी रहूँगी, सिखाती भी रहूँगी, और ज़रा टाइम भी किल हो जाएगा। सो इट्स बेटर टू डू समथिंग रादर देन सिटिंग। यानी कि बच्चों को सिखाते हुए आपने सीखा? यस, बच्चों को भी ये तजुर्बात होते हैं स्कूल्स में, इसका मतलब? मैं उनको सिखा रही थी, खुद भी सीख रही थी साथ। फिर मैंने अपना बैचलर स्टार्ट किया। अब आई वाज जीरो, मुझे नहीं पता था कि एफएससी प्री मेडिकल के आगे आपके दुनिया में से को पास भी होना शुरू हुए, को पास हुए बच्चे? जी बिल्कुल पास हुए, और अब मुझे मैसेजेस आते हैं, मुझे अक्सर डीएम आ रहे होते हैं कि हम आपके स्टूडेंट्स थे, आपको याद है, आप हमें इस ग्रेड में पढ़ाती थी, आप हमें इस ग्रेड में पढ़ाती थी। तो मैंने कहा यस आई रिमेंबर। तो कोई ऐसा स्टूडेंट जो बड़ा कामयाब हो गया हो, किसी बड़ी अच्छी पोजीशन पे लग गया हो? नहीं, मैं समझना चाहता हूं। आपको शक हो रहा है कोई? मिस, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ। नहीं, आपको क्या लगता है कि वो
क्या मतलब? टोटली आप क्या जीरो कहना चाहते एक्सपीरियंस के साथ आपने आगाज कर दिया, हैं? देख लें, दैट्स कॉल्ड टैलेंट। उन स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी ली जो कंसेक्टिव फेल होते आ रहे थे। हाँ, अच्छा इनमें से 2-3 थे ना, पूरी क्लास थोड़ी थी। अच्छा। 2-3 जरा एक होते हैं ना नोटोरियस टाइप, लड़कों की एक उम्र होती है, इस ग्रोइंग स्टेज से जा रहे होते हैं, यू नो दे पासिंग दैट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी एज वेल, 14-15 ईयर्स के होते हैं, 16-17 के भी थे। तो ऑब्वियसली वो एक एज होती है, ज़रा उनको संभालना होता है, 9th-10th ग्रेड में ज़रा कंट्रोल करना होता है, क्योंकि वो एक टर्निंग पॉइंट होता है आपकी लाइफ का। आप इस एज में आप खुद कंट्रोल में रही? अच्छा मैं ज़रा कंट्रोल ही थी। कौन कंट्रोल करता था? घर से कौन करता था ज्यादा माम पापा पूछगछ? माम पापा दोनों? यस, माय सिस्टर्स। अच्छा। मतलब मैं बहुत कंट्रोल्ड में रही हूँ, कंट्रोल्ड आई वाज वेरी यू नो, बिकॉज आई वाज यंगेस्ट अमंगस्ट यू नो डॉटर्स, तो दे वर वेरी पोजेसिव, तो उनको होता था कि ध्यान रखना है, बिकॉज आई यूज टू बी अ बिट ज़रा सिंपल, मुझे समझ नहीं आती थी कि व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड द लाइन्स, सो दे वर वेरी केयरफुल कि यू हैव टू बी यू नो अ बिट विजिलेंट रिगार्डिंग व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड। तो मेरा बस यही होता था, स्कूल गई, स्कूल से वापस आ गई और फिर बैचलर्स किया, और यूनिवर्सिटी का एडमिशन मुझे याद है कि मैंने खुद भी नहीं भरा था। वो जो टीचर्स होती थी मेरे साथ, वो मेरे से एज में सीनियर थी, तो मुझे बड़ा प्यार करती थी, दे वर वेरी नाइस, वेरी कोऑपरेटिव। तो उनको पता था कि मैं ज़रा उनसे यंग हूँ, तो बहुत प्यार से ट्रीट करती थी, बहुत, दे वर वेरी नाइस, आई कैन नेवर फॉरगेट। तो उन्होंने फिर मेरा एडमिशन कराया, उन्होंने कहा कहाँ पे एडमिशन लेना है, तो मेरे ग्रेड्स बहुत अच्छे थे बैचलर्स में, तो मुझे स्कॉलरशिप एडमिशन मिल गया यूनिवर्सिटी में। तो मैंने फिर मास्टर्स किया। अब मुझे ये भी नहीं आइडिया था मीडिया स्टडीज़ क्या होती है उस वक्त, तो मुझे मेडिकल के अलावा कुछ नहीं पता था, और पापा हैड ज़ीरो इंटरेस्ट इन एनी अदर सब्जेक्ट। उनको था बस लगी रहो जो कर रही हो, अभी एडमिशन नेक्स्ट ईयर खोलेंगे तो मैं मेडिकल में करवा दूंगा। तो वो 1-1.5 साल के पीरियड के अंदर ही चीज़ें इतनी फास्ट हुई कि मेरा मास्टर्स में भी एडमिशन हो गया। मेरी एक कॉलीग ही थी, उन्होंने करवाया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि 3 सब्जेक्ट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, डीजे है, फिल्म एंड मीडिया है, और कोई रिसर्च डेवलपमेंट है, किस में? अब फिल्म एंड मीडिया से मैंने कहा चलो फिल्म एंड मीडिया में कर दो। मैंने इमेजिन किया कुछ इंटरटेनिंग हो रहा होगा, तो कहती तुमने टीवी पे तो जाना नहीं, तुम्हारी मॉम अलाउ करेंगे या पेरेंट्स अलाउ करेंगे? मतलब मैं बहुत छोटी थी, मैंने कहा हाँ फिल्म एंड मीडिया पता नहीं क्या है, चलो जहाँ पे भी जाते करा दो। फिर कहती तुम्हें राइटिंग का शौक है? उसने मुझसे एक चीज़ पूछी, मैंने कहा हाँ चलो राइटिंग का कर लेते हैं, करा दो एडमिशन। तो उसने फिर डेवलपमेंट जर्नलिज्म में करा दिया। अब मुझे नहीं आइडिया था कि वो क्या है क्या नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी? जी जी जी, तो उसके मैथ्स कॉम डिपार्टमेंट में डेवलपमेंट जर्नलिज्म का मैंने फिर कोर्स किया, और वो इट वाज अमेजिंग, यू कैन सी ना, बहुत अच्छा था, प्रैक्टिकल भी था, सब कुछ था, जो है वही से सीखा। डिग्री कंप्लीट होने के Complete बाद फिर time आपने जॉब का प्लान शुरू किया, या उसमें भी वो टीचिंग वाली जॉब की तरह कोई अच्छा मैंने पैरेलल कुछ चल रहा थ्रू था? आउट टीचिंग की अपने टीचिंग मास्टर्स चलती रही? थ्रू आउट, ओके। क्योंकि मुझे था कि स्कूल में पढ़ा रही थी तो एक फ्लो बना हुआ था, हाँ। तो मेरा एक स्केड्यूल था। तो मैं सुबह स्कूल से 2:15 2:30 तक मेरी क्लासेस स्टार्ट होती थी, तो मैं स्कूल से डायरेक्ट यूनिवर्सिटी जाती थी, 5:30 तक मेरी क्लासेस होती थी, फिर मैं घर आ जाती थी। तो मेरी एग्जेक्टिव क्लासेस होती थी, मेरा एग्जेक्टिव मास्टर्स का प्रोग्राम था, तो बस स्कूल से फिर वहाँ पे, और जिस तरह ही मेरा मास्टर्स ख़त्म हुआ टाइम पे, तो मैंने स्कूल को भी फिर रैप किया। उसके बाद मैंने UK44 एक चैनल है City 42 का, उसमें एज एन एंकर पर्सन कुछ महीनों के लिए की। फिर मैं डेली टाइम्स चली गई, मीडिया टाइम्स लिमिटेड। अच्छा, थोड़ा सा 24 पे ज़रा रुकें। अब डिग्री कंप्लीट की आपने, जी जी, और जो स्टडी आपने की मीडिया स्टडी, अब आपने प्रैक्टिकली एक जॉब का आगाज़ किया। राइट। 24 ग्रुप पाकिस्तान का बड़ा ग्रुप है वहाँ पे। तो आगाज़ में वो जो स्टडी थी आपकी, आपकी जो डिग्री थी, किस हद तक आपको लगा कि जब आप प्रैक्टिकल करने आई हैं तो उसका आपको कोई फ़ायदा हो रहा था, या आपको लगा कि मैं क्या पढ़ती रही, ये तो कुछ हो रहा है, कुछ इस तरह का था? अच्छा, देयर वाज अ डिफरेंस। एज एन एंकर पर्सन जब आप ऑन स्क्रीन काम करें तो वो पूरा काम ही डिफरेंट है। अच्छा। काम डिफरेंट इन द सेंस कि प्रोडक्शन, नॉन प्रोडक्शन, बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द कैमरा, ये जो सारी टेक्निकल है ये चीज़ें तो थी, ये सब मैंने किया। ड्यूरिंग द डिग्री हमने क्या कहते हैं इसको, मॉक्स करने, डॉक्यूमेंट्रीज बनानी, मॉर्निंग शोज करने, पूरा सब हमने डिस्प्ले करना, वो सब तो था। ये सब आपने पढ़ा था? सब पढ़ा था, सब पढ़ा था। अच्छा। प्रैक्टिकल वर्क, पूरा मॉर्निंग शो सेटअप्स किए, मूवीज़ बनाई, एवरीथिंग फ्रॉम A to Z, एवरीथिंग, प्री प्रोडक्शन, एग्जीक्यूशन स्टेज, पोस्ट प्रोडक्शन, उसके अंदर सारा प्रैक्टिकल वर्क किया। वो तो चले फिंगर टिप्स पे था, लेकिन एज एन एंकर पर्सन जब मैंने ऑन स्क्रीन स्टार्ट किया
तो मुझे उसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं लगी, क्योंकि वो आपको पता है एक टिपिकल न्यूज़ होती है, आपने पढ़नी है सुबह शाम रात, वो जो whatever is coming on a piece of paper, you have to just read it out on screen and that's nothing else by the end of the day. So I had done that for almost around 3 months, लेकिन it was also a great experience initially when I stepped into this media कैसा field. माहौल था मीडिया हाउसेस का? वो अक्सर ख़वातीन बड़े गिले शिकवे करती हैं, अब चलिए आपने नाम भी ले लिया चैनल का, लेकिन ओवरऑल कैसा माहौल था? आई मीन लगता था कि आप सरवाइव कर जाएंगी इस फील्ड में, या कुछ रवैये जो थे वो डिस्टर्ब करते थे कि नहीं ये फील्ड ठीक नहीं है, अब चेंज कर लूँगी, क्यों मैंने ये स्टडीज़ कर ली, कैसा था? अच्छा, जब ये मैं 2015 और 16 की बात कर रही हूँ, तो तब तो वो नोशन वैसा का वैसे ही था मीडिया पूरी फील्ड का. इट वॉज़ नॉट रियली अप टू द मार्क, टू बी ऑनेस्ट. तो लेकिन जब मैं गई तो सिटी 42 का माहौल तो बहुत, इट वाज रियली नाइस, डिसेंट था, सब अपने अपने काम से काम. मैं थी, मेरे साथ 3 और लोग सेलेक्ट हुए थे, तो हम लोग का एक ग्रुप बन गया था, तो हम लोग इकट्ठे आपस में होते थे और कुछ बेहतर था, ठीक था, इट वाज फाइन, सब अपने काम से काम रखते थे. लेकिन नहीं, आई यूज्ड टू ओवर हियर एंड देयर वर थिंग्स अराउंड. दूसरे जनरल बात कर रही हूँ कि एक नोशन होता है ना, वो ज़रा आपको प्रोज भी है तो कॉन्स भी हर एक चीज़ के, तो वो वाला एक हिसाब आप समझ लें, हर जगह ही होता है. लेकिन अब मुझे लगता है इट्स बिन अ डेकेड नाउ, अब चीज़ें और बेहतर और बड़ी बेहतरीन हो गई है. मतलब पढ़े लिखा ज़माना आ गया है, ज़रा एथिक्स आ गए हैं. स्क्रीन पे आने की परमिशन मिल गई आराम से घर से आपको? नहीं थी? कैसे कन्विंस किया, या उनकी तरफ से अलाउ कर दिया बस ठीक है डिग्री कर ली तो आप ऑन स्क्रीन भी आ सकती हो, या ऑफ द स्क्रीन ही काम करना? अच्छा नहीं, स्क्रीन पे आने की परमिशन का नहीं था, इट वाज फाइन, लेकिन मुझे कभी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था स्क्रीन पे आने का, और मेरी फैमिली को भी इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था. मतलब ये नहीं था कि परमिशन वाला एक मामला है, बस वैसी क्या कहते हैं उसको, इंटरेस्ट नहीं था. क्या होता है ना कि एक क्रेज़ होता है कि मैंने स्क्रीन पे आना है, फिर मैंने ये करना है, फिर मैंने वो करना है, वो नहीं था. आई जस्ट वांटेड कि एक्सपीरियंस हो जाए, और जैसे मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ तो मैंने वहीं से फिर बैक ऑफ कर लिया स्क्रीन से, बिकॉज आई वॉज डन. अच्छा, प्रिंट मीडिया से लोग आते हैं हाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, हाँ जी. आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रिंट मीडिया में स्विच किया आपने, और डेली टाइम्स ज्वाइन किया. राइट. वो कैसा एक्सपीरियंस था? डेली टाइम्स इज, और लिखने का एक्सपीरियंस, और क्या लिखती थी ज़्यादा? अच्छा, मैं पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, रिव्यूज़, आर्टिकल्स, ब्लॉग राइटिंग, उनका उस वक्त एक जायका टीवी का पूरा वेब कि मैं उसको एज अ हेड एडिटर देख रही थी, उसके साथ डेली टाइम्स में पूरे जो इनका सोशल मीडिया है वो देख रही जॉब थी. कैसे हुई थी डेली टाइम्स में? ऐड आया था, अप्लाई नहीं. किया, किसी अच्छा नहीं, मेरी फ्रेंड ने ने मुझे सिफारिश बताया. की? नहीं, मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि एक वैकेंसी अवेलेबल है, तो अगर तो तुम इंटरेस्टेड हो तो राइटिंग्स है तो आ जाओ. तो मैंने कहा हाँ, आई वुड लव टू, बिकॉज मुझे राइटिंग्स बहुत पसंद है, तो मुझे एक सुकून वाला काम चाहिए था. अरे उस वक्त तो बहुत बड़े नाम नहीं थे डेली टाइम्स, नजम सेठी साहब थे गालिबन, ये वो दौर है? अच्छा नहीं, उनके बाद वाला है, उनके बाद वाला? हाँ जी, उनके बाद वाला है. तो मुझे राइटिंग्स का शौक था, मुझे ज़रा एक जैसे कहते हैं ना पीसफुल तरीके से काम करने का शौक है. डेस्क हो, साइड पर बस बैठ के मैं कुछ लिखती रहूँ, ज़रा मुझे केओस नहीं पसंद. उस वक्त की बात भी कर रही हूँ. और इंग्लिश रीडरशिप तो इतनी ज़्यादा नहीं थी उर्दू की तरह, तो आपने इंग्लिश का क्यों डिसाइड किया कि मैं अंग्रेज़ी लिखूंगी? इंग्लिश में ज़रा, उर्दू भी ठीक है, लेकिन इंग्लिश का इसलिए कि एक तो चले डेली टाइम्स का वो बाय चांस फ्रेंड ने कहा तो डेली टाइम्स का मैंने कर भी लिया इंतखाब, लेकिन ज़रा इजी भी थी, एक ज़रा प्रैक्टिस होती है. अपनी मर्जी से लिखती थी, या कोई पॉलिसी नहीं. बताई जाती थी कि इस जमात के ख़िलाफ़ नहीं लिखना, इसके हक़ में लिखना है, इसके बारे में बात नहीं होगी? कभी आपका आर्टिकल रुका हो, आप देखिए आ गई और सुबह घर पे डेली टाइम सफ़े सारे खंगाल रही हैं, कहाँ छपा मेरा आर्टिकल, छपा ही नहीं हुआ, रुक गया? पाबंदियाँ थी, आज़ादी थी, या सो? नहीं, आई थिंक ये हर चैनल की पॉलिसी है. मैं तो डेली टाइम्स की बात कर रहा हूँ मिस. ओह नहीं, पॉलिसी तो थी कि चले एक दो सर्टन डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनको रिस्पेक्टफुली आपने इतना क्रिटिसाइज नहीं करना या वाइनिंग नहीं करनी उनके हवाले से, तो मैं तो नहीं करती थी. लेकिन एट टाइम्स होता था कि कोई चीज़ अगर स्टेटमेंट अनइवन है और हमें नहीं समझ आ रही, हमारी आंख नहीं देख सकती, तो जब सुपर चेक होता है तो उसमें वो उसको या तो रिमूव करते थे तो या तो री एडिट करते थे, ताकि उसको ज़रा फाइन टच दे के पब्लिश करवाया जा सके. अदरवाइज़ अगर वो पब्लिश के काबिल भी नहीं है लाइन्स या पैराग्राफ, तो फिर आप उसको एक्सक्लूड कर देते हैं. तो ये तो होता है. देखिए मेरे जॉनरास में कोई इस तरह की हार्डकोर पॉलिसी नहीं थी, क्योंकि मैं ज़रा एंटरटेनमेंट साइड पे ज़्यादा थी.
मैं इंटरव्यूज़ भी करी होती थी गवर्नर हाउस में जाके, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ के। इसके साथ साथ कुछ ना कुछ मेरा ज़रा क्या कहते हैं इसको, मिक्स कलरफुल से आर्टिकल्स होते थे। इतना कोई सोबर नहीं लिखती थी मैं उसमें। जब इंटरव्यूज़ करने जाती थी और मेल पॉलिटिशियंस, मेल बिजनेसमैन्स, इवन गवर्नर्स, तो उनके रवैयों को कैसा पाती थी जब इंटरव्यू कर रही होती थी? इंटरव्यू के बाद भी फ़ोन शोन आते जाते रहते थे या बस इंटरव्यू की हद तक ही? नहीं, इंटरव्यू की हद तक। अभी नहीं, ऐसा मुझे ऐसा रवैया? इंटरव्यू तक तो प्रोफेशनल एक रहता है आपका, और काम से आप आए हैं तो बस काम करें, दैट्स इट, यू हैव टू बी टू द पॉइंट। इंटरव्यू के बाद ना मैं उनको जानती ना वो मुझे जानते हैं, मेरी तो ये पॉलिसी है, तो ऐसे ही रहा। आपको यानी कि पूरे करियर में बड़े ईमानदार और शुरफा पॉलिटिशियंस मिलते रहे, बिजनेसमैन मिलते अल्लाह रहे, का शुक्र है। प्रोड्यूसर्स क्यों पूछ रहे हैं आप मिलते रहे, ऐसे? डायरेक्टर्स मिलते रहे, Yes, और of मीडिया course. एक्सपर्ट मिलते रहे। डेली टाइम्स का तो आप जानते हैं, डेली टाइम्स का माहौल बहुत अच्छा रहा है, बरस नीट साफ सा, पर आप लिखाई वगैरह करें, अपना काम करें और आप निकल जाएं। इंटरव्यूज़ की बात रही तो टीम के साथ आप जाते हैं, और टीम जब आपको वैसे भी प्रोटेक्ट करती है, टीम के एक सिक्योरिटी होती है, आप काम करते हैं टू द पॉइंट, फिर आप निकल जाते हैं, फिर ना आप जानते हैं उनको ना वो आपको जानते हैं। पहला कौन सा आर्टिकल था जो आपके फादर ने पढ़ा और क्या उनका रिस्पांस क्या था? वेल डन, ये क्या कर रही हो? उनको पसंद था मैं मना मैं किया लिखती था हूँ। ये काम ना करो? नहीं 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 नहीं, उनको तो पसंद है कि मैं लिखती हूँ। अच्छा, एक बार उनकी कॉल आई थी पॉडकास्ट देखकर, आई वॉज ड्राइविंग, और आपको पता है कि वो क्यों आई थी। उन्होंने मुझे कॉल की, और वो मैंने और आपने एक पॉडकास्ट किया था, आपको याद है? मेरे तो केस पा दियो तुसी। हाँ जी, ओके, समा टीवी की बात है। वो जब मिस्टर इमरान खान और मिस बुशरा बीबी के निकाह के केस के हवाले से कोई चल रही थी, सो ही इज़ जस्ट ही वॉज वेरी एडमेंट एंड ही वॉज वेरी क्रॉस एट मी कि वाई वुड यू डू सच अनरीजनेबल कंटेंट, वाई आर यू डूइंग दैट, यू हैव टू बी you have to think twice. So I was driving and I said, I know that it was unreasonable, but it was just going on and it was part of the news. I had to deliver that. So उस पे उन्होंने मुझे कॉल की थी इट वाज स्पेशल। नॉट आवर चॉइस, इट वाज नॉट आवर चॉइस, इट वाज अनरीजनेबल था। कोर्ट मैटर, हाँ कोर्ट जी। की प्रोसीडिंग होती है, हम रिपोर्ट लेकिन करते एक बड़ा रहते हैं। पर्सनल सा आपको पता है ना, उस वक्त तो मैं और आप भी यही डिस्कस करते थे, इवन कि आपने भी इत्तेफाक किया कि कुछ चीज़ें ज़रा आउट ऑफ द आउट ऑफ द बॉक्स चली जाए, बिलो उस पे भी आ जाते हैं अनरीजनेबल पॉडकास्ट पे। कंटेंट। अभी हम रास्ते में हैं, जी जी। पॉडकास्ट पे भी पहुंचना है। तो फिर डेली टाइम्स छोड़ा, समा कैसे ज्वाइन किया? अच्छा, डेली टाइम्स वहाँ मैंने भी छोड़ इसी दिया। तरह किसी आपकी फ्रेंड ने बताया कि वहाँ पे वैकेंसी है, और इसी तरह आसानी से समा तो मैं वो टीचिंग की जॉब की तरह, डेली टाइम्स की जॉब की तरह आसानी से समा में भी आपकी जॉब हो गई? हालांकि मैं स्क्रीन पे नहीं आना बगैर चाहती थी, किसी मुझे वजह स्क्रीन पे आने का बिल्कुल शौक नहीं है। नहीं, जॉब कैसे आई? नहीं। बताइए ना। जॉब एज अच्छा, डेली टाइम्स के बाद मैंने बाकी जगह पे भी किया ना। समा में आपने एज ए कुछ तो ज्वाइन किया होगा ना? समा में मैं जब गई तो वो जो मेरे डिजिटल हेड है उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू जस्ट जॉइन ओवर। तब मैं पीएसआरडी में तो थी थ्रू आउट। पीएसआरटी आपने डेली टाइम्स के दौर में ज्वाइन किया था? नहीं, 2022 में किया। उससे पहले? हाँ, और डेली टाइम्स को मैंने रीजॉइन किया था 2022 से ऑनवर्ड्स। और पीएसआरडी आपने एज ए क्या ज्वाइन किया? पहले मैं एज अ मैनेजर थी, पर बाद में मैं अब हेड ऑफ पब्लिक रिलेशंस एडवोकेसी हो गई हूँ, तो दैट्स इट। अभी ये समा वाला कंप्लीट करके वो आपने पीएसआरडी हमें बताना है। ठीक। अच्छा जी, समा की जॉब हो गई, वैकेंसी आई, गई, इंटरव्यू किसने इंटरव्यू किया आपका? सर आसिम ने किया। अच्छा, इंटरव्यू भी उन्होंने खुद ही किया? ओके, अच्छा। अब ये क्या तरीका है? नहीं नहीं, तरीका नहीं है, मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि खबर कहाँ से मिली कि वहाँ पे वैकेंसी है, किसने नहीं, बताया? सर आसिम ने कॉल की ना। अच्छा, सर आसिम ने कॉल की। वो आपकी तहरीरें पढ़ते होंगे ना? वो मेरे तहरीरें पढ़ते थे डेली टाइम्स? कोर्स। हाँ, तो वो पढ़ते थे, उस वक्त मैं डेली टाइम्स में ही थी। तब मैं प्रिंट मीडिया में अखबारें लिख रही थी, तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता था। इतनी लंबी लंबी आपने प्रिंट में शाम को 5-6 बजे से पहले आपने पूरा एक पेपर भेजना ही भेजना है। तो मेरा तो पीएसआरडी से मैं जाती थी डेली टाइम्स में जाके बैठ जाती थी, बस नए से नए आर्टिकल्स निकालने हैं, नए आइडियाज़ बनाने हैं, उसी वक्त आर्टिकल्स लिखने हैं और ख़ुद ही सुपर एडिट करना है अच्छी तरह। तो उसको निकाल के आपने करना है और आपने छापना है, बस फिर आपने उठ के फिर मैं घर निकल जाती थी। तो सर आसिम ने मुझे काफ़ी महीनों का बुलाया हुआ था, वो आए थे मलेशिया से वापस, तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। आई वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड बिकॉज मैं ठीक थी, आई वॉज डूइंग फाइन। तो उन्होंने कहा कि चलो आप मिलने तो आओ ना, क्योंकि फिर हमने कहा चले, मुलाकात भी नहीं हुई। तो मैं समा गई तो उन्होंने कहा कि इस तरह वाई डोंट यू जॉइन ओवर। तो मैंने कहा नहीं सर, मुझे ज्वाइन नहीं करना।
मैंने कहा मुझे नहीं इंटरेस्ट स्क्रीन पे आने का, मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। सो देन ही इज़ अ नाइस पर्सन, यू नो दैट। मैंने कहा कि नहीं आप कुछ तो ज्वाइन करें। तो मैंने कहा सर मुझे लिखने का शौक है, डेली टाइम्स में मैं लिख ही रही हूँ, तो समा की इंग्लिश वेबसाइट तो है, तो मुझे ना बस कोई डेस्क वगैरह पे बिठा दे, मैं लिखना पसंद करूँगी। मुझे बस आर्टिकल लिखूंगी, स्क्रिप्ट हाँ, लिखूंगी, मुझे बस लिखने का शौक है। मैक्सिमम। हाँ, मुझसे आप लिखवाएं, मैं लिख लिया करूँगी फ्री टाइम में। ज़रा एक होता है ना, एक आपको आमद आती है या मैं पॉम्स लिखती हूँ, इस तरह की चीज़ें। तो मैंने कहा बस मुझे इस तरह का शौक है और जब तक मैं करना चाहूँगी करूँगी, मैं फिर निकल जाऊँगी। तो उन्होंने कहा नहीं, यू नॉट गोना डू दैट, आई गिव यू 2-3 days, come up with some proposal for some on-screen production. Now I was like, okay, चलो देखते हैं। फिर मैंने एक प्रपोजल बनाया पॉडकास्ट का, एंड दैट वाज द फर्स्ट एवर पॉडकास्ट आई थिंक इन होल पाकिस्तान मीडिया फ्रॉम सम फीमेल जर्नलिस्ट साइड। प्रपोजल तैयार किया, फिर मैं गई सर के पास, मैं लेके गई, मैंने कहा सर इस तरह है, तो इस जॉनरा का, और ऐसे मैंने एक बनाया। तो फिर हम नीचे गए, मीटिंग हुई मैनेजमेंट के साथ, उन्होंने अप्रूव कर दिया। और आई वॉज़न्ट एक्सपेक्टिंग, मैं तो बस ऐसे ही, मैंने कहा चलो सर की खुशी है, सर की ख्वाहिश है तो कर देती हूँ, वो नहीं होगा तो मैं निकल जाऊँगी। मैं कहूँगी सर अब तो डेस्क में जगह दे देना। खैर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, दे लाइक्ड इट। उन्होंने कहा अगले हफ्ते से तैयारी पकड़े। बस फिर नीचे आप ब्यूरो चीफ थे, मैंने कहा अब किसके साथ करूँ पॉडकास्ट। फिर आपसे मैंने पूछा कि चले जी पहली एपिसोड है पॉडकास्ट की, अपना टाइम दे दीजिए। यू रिमेंबर दैट राइट? योर फर्स्ट एपिसोड पॉडकास्ट की समा पे। मेरा क्यों सोचा आपने, यानी कि मेरी शक्ल पे क्या गेस्ट लिखा हुआ था? नहीं, कंटेंट लिखा हुआ था मेरी शक्ल पे? कुछ तो था, कंटेंट तो था, काम चाहिए था इतना बड़ा रिस्क लिया आप, पहले ही दिन आप ब्यूरो चीफ रूम में आप पॉडकास्ट करने आ गई मेरे से? यस, क्योंकि मुझे था कि चले काम है, इन्फॉर्मेशन चाहिए, कंटेंट क्या चाहिए, आपको लगा कुछ ये तो मिल सबसे जाएगा। ये फ्री होता है, फारिग है सबसे, इसके पास टाइम होता है, इसके साथ कर लेती हूँ? हो सकता है, लेकिन मुझे तो कंटेंट चाहिए था, मुझे तो काम चाहिए था। तो आई वाज लाइक लेट्स गो। और थैंक्स आपकी, बहुत बहुत क्या कहते हैं इसको, शुक्रिया आपका। नवाजिश भी होता है इसमें, आपकी काफी वर्ड्स नवाजिश हैं। भी होती है, आपकी बहुत मेहरबानी आपकी कहते हैं। मेहरबानी है कि आपने टाइम दिया, बड़ापन कहते हैं आपका। हाँ, मुझे याद है कि हमने 9 PM पॉडकास्ट किया था और पॉलिटिकल व्यूज़ पे किया था कुछ। तब भी वो इलेक्शन चल रहे थे मिस्टर इमरान खान के, वो एक क्या कहते हैं उसको, कोई इलेक्शंस वाला चल रहा था हिसाब, तो बल्कि होने वाले थे, पता नहीं क्या, तो वो चल रहा था, तो हमने किया एंड माशाल्लाह इट वाज अ हिट एंड आई वाज नेवर एक्सपेक्टिंग दैट। और फिर मैंने सर आसिम को कहा, मैंने कहा सर 1 महीने बाद मैं चली जाऊँगी, मैं सिर्फ 1 महीने के लिए करूँगी। फिर सर ने कहा अच्छा चलो ठीक है। शुरू में जान क्यों छुड़वाती थी मीडिया से? यानी कि नफरत थी मीडिया से? मीडिया के लोगों की शक्लें आपको पसंद नहीं थी? नहीं लगती थी? नहीं, झूठ बोलते थे, लगता था झूठे लोग हैं, हक सच की बात नहीं करते, येलो जर्नलिज्म करते हैं। क्यों आप भागती थी मीडिया से? शुरू बस वैसे ही मुझे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था, कोई क्रेज़ नहीं था। तो करना क्या चाहते? पर्सनल, बस लिखवा ले मुझसे, काम लिखवाए, अच्छा, बस ऐसे ही। ऑन स्क्रीन का इतना कोई क्रेज़ नहीं था मुझे। और मैं वैसे भी मेकअप से बहुत भागती हूँ। अच्छा, मेकअप से? मैं मेकअप से भी बहुत भागती इसमें मेकअप करना पड़ता है? हूँ, बहुत करना पड़ता है। तो जब मैं उधर एंकर पर्सन थी तो आपने सारा दिन 8-8 घंटे मेकअप करना है नहीं, एंड यू पुटिंग सो मच मेकअप लेयर्स तो ऑन योर। बना ही औरतों के लिए है, मेकअप कोई गाय भैंसों के लिए तो नहीं बना। लेकिन नहीं, मैं खवातीन नहीं करना होता है। अगर करना अगर होता है। सब औरतें मेकअप करना छोड़ दें तो ये मेकअप इंडस्ट्री जो है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री आई बंद नो, हो जाएगी। लेकिन नहीं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। स्क्रीन मेकअप इज अनदर थिंग ना। बजट में सब्सिडी दी जाती है, महंगा नहीं किया जाता आप लोगों की वजह से। और आप मुझे इसका भी इतना क्रेज नहीं था, तो इसलिए मैं ना ज़रा अवॉइड करती थी। मुझे आई वाज लाइक कि मुझे बस नॉर्मल सा काम मिले, लिखने शिखने का, लिख के मैं बस अच्छा, अपना फिर लिखती रहूं। आपने कहा मैं 1 माह बाद समा पॉडकास्ट छोड़ के छोड़ दूंगी, मैं चली जाऊंगी? मैं चली जाऊंगी। ये मैं कहा। सिर्फ टाइम पास करने के लिए आई थी, क्योंकि मैं दोपहर को फ्री होती थी ना। डेली टाइम्स से मैंने अल्लाह हाफिज़ कह के सर को ज्वाइन कर लिया, समा। और फिर मेरे ख्याल से आपको याद होगा कि 1 महीने हमारे कोई 15 दिन बाद पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ था, ब्रेनस्टॉर्मिंग सारा कुछ करके स्टूडियो सेट हुआ। 15 दिन वो, और अक्टूबर के मिड में स्टार्ट हुआ, नवंबर का मिड था, तो हमने 1 महीने में 100 पॉडकास्ट कर लिए थे, ये रिमेंबर। फिर हमने सेलिब्रेट किया था, तो हमने रिकॉर्ड ब्रेक किया था कि 100 पॉडकास्ट पहली बार पूरे मीडिया में हमने 1 महीने के अंदर किए। एक दिन में 8-8 पॉडकास्ट, 7-7 पॉडकास्ट हम करते थे। और फिर जब वो 100 हो गए, सेलिब्रेशंस हो गई, तो फिर मेरी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। एक प्रोबेशन पीरियड भी चल रहा था, दिसंबर में जो ख़त्म होना था। तो मैंने कहा सर अब क्या सीन है ना। सर कहते चलो प्रोबेशन पीरियड तक तो रुको ना, अपने आप को वैल्यूएट करो, वेयर डू यू स्टैंड।
तो वो मुझे बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिल गया दिसंबर में, आपको याद होगा। फिर न्यू ईयर्स आ गई, फिर मैंने कहा अल्लाह हाफिज़, ना आई एम डन, अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इतना ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है ऑन स्क्रीन। लेकिन फिर वो अल्लाह की तरफ से, मे बी इट वॉज डेस्टिन्ड, एक नया प्रोजेक्ट आया, काम था, फिर सोचने का टाइम ही नहीं मिला कि मैंने इसको बैक ऑफ करना है या अल्लाह हाफिज़ करना है। तो जनवरी में फिर नए प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए, फिर रमज़ान आ गया, फिर वो एक सिलसिला शुरू हुआ, फिर हमने मॉर्निंग शो स्टार्ट कर दिए, फिर और से और वकील ऑनलाइन शुरू हो गया, हॉरर शोज़ शुरू हो गए, रमज़ान ट्रांसमिशंस हमने की, मॉर्निंग शोज़ किए, मुफ्ती ऑनलाइन किया, फिर वो सिलसिला चलता रहा, फिर वो साल गुजरा, फिर नेक्स्ट ईयर आया, फिर इसमें भी पॉडकास्ट तो चल रहे थे थ्रू आउट। पहला शो आपकी फैमिली ने कौन सा देखा और क्या रिस्पांस था उनका? आपके फादर ने पहला शो कौन सा देखा और आपकी मदर ने पहला शो कौन सा देखा? अच्छा, माम ने, आई थिंक मैंने खुद दिखाया था। अच्छा। हाँ, मैंने खुद दिखाया उनको। कोई, अच्छा मेरी आदत है, मैं काम से काम तो घर का काम, मतलब ऑफिस का काम ऑफिस, घर का काम घर पे, तो वो मैं घर उनको भी कोई मीडिया में इंटरेक्शन नहीं नहीं थी, और मुझे कोई इतना नहीं था कि मैं क्या काम कर रही हूँ, बस ठीक है, मैं तो इसको एज अ जॉब कर रही थी कि चलो इन्जॉय हो रहा है, एक्सपीरियंस है, बस ठीक है छोड़ दूँगी। तो आई थिंक कोई 4-5 दिन या हफ्ते बाद मुझे जहन में आया कि चलो इनको कोई अपना एक पॉडकास्ट भी दिखाती हो, तो मैंने उनको दिखाया, तो पसंद आया माम को। माम ने कहा अच्छा दिस इज़ यू, ओके सो यू आर डूइंग दिस, शी लाइक्ड इट। उसके बाद बस इतना कोई नहीं था। पापा ने पॉडकास्ट, आई थिंक पापा को भी मैंने दिखाया, कोई, पापा वॉज ऑक्यूपाइड, आपको पता है जैसे वो बिज़ी होते हैं। 1-2 महीने बाद वो आए, वो अपनी कामों से निकल के, तो उनको मैंने दिखाया, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, बस अपने कंटेंट का ख्याल रखना। उसके बाद बस एक फ़ोन कॉल मुझे आई थी सीरियस, वो मैंने आपको बता दी है, एंड ही वाज लाइक व्हाई आर यू डूइंग दिस, दिस इज़ वेरी अनरीजनेबल। तो वो एक कंटेंट उनको पसंद नहीं आया। जितने शोज आपने किए मुख्तलिफ नौइयत के, उनमें आपका फेवरेट शो कौन सा रहा अभी तक? पॉडकास्ट की बात करें, ओवरऑल ओवरऑल तो पॉडकास्ट भी है, रमज़ान ट्रांसमिशंस भी है मेरी फेवरेट, और रमज़ान ट्रांसमिशन आपने जो पहली की डॉक्टर उमर आदिल के साथ की आपने? हाँ जी, अच्छा यहाँ पे तो हाँ डॉक्टर जी। उमर आदिल के साथ की, समा में तो मैंने की थी मिस्टर हाफिज़ के साथ। अच्छा। हाँ जी, डॉक्टर उमर आदिल के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा रहा, इट वॉज गुड। उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, और वो तो मुझे लगता है एक डिक्शनरी है। मैं उनके साथ मुश्किल होता था बैठना- उनके साथ कोस्ट करते हुए बोलने नहीं देते? अच्छा, ये सब कहते हैं कि वो जो बोल रहे होते हैं तो फिर उनको नहीं समझ आती है, लेकिन फॉर मी इट वॉज फाइन। वाई इट वॉज फाइन? बिकॉज आपको पता है मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस रह चुका है। प्रेशर होता था आप पे? प्रेशर तो होता है, लाइफ कभी होता था कल से नहीं करूंगी, साथ में रोजे अच्छा, के नहीं। बाद मैं नहीं करूंगी कल से, हार नहीं मानती मैं, ऐसा नहीं होता था? नहीं, हार नहीं मानती मैं। बल्कि उनको भी मैंने समझा दिया था प्यार से कि चले इस तरह से इसको लेके चलते हैं, रिजोल्यूशन निकालना है ना। इतना टाइम थोड़ी होता था, एक तो हम लोग ने रोज़े रखे होते थे, ऊपर से आके लाइव प्रोग्राम करना है, और उसमें किस तरह से केमिस्ट्री बना के स्पेस देनी एक दूसरे को। सीखा आपने बहुत डॉक्टर उमर matter आदिल करता से? है। बहुत कुछ सीखा, आपको तो पता है सभी सीख रहे होते हैं माशाल्लाह, ही इज़ अ डिक्शनरी। क्या उनका कंटेंट है, क्या नॉलेज है, किस तरह से वो ऑफ हैंड बोल रहे होते हैं, तो उनसे तो मैं सीखती थी। समा क्यों छोड़ा? समा इज़ लव। शुरू ही वहाँ से किया पॉडकास्ट का सफ़र, और हम सब की वहाँ पे मेमोरीज इतनी ज़्यादा है। समा इसलिए छोड़ दिया क्योंकि एक नए प्रोजेक्ट की तरफ जाना था, तो चलो फिर ग्रोथ इज़ इम्पॉर्टेंट, और हरकत में बरकत है, तो कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहिए, बस इसलिए। बाकी तो समा इज़ अमेजिंग, आपने तो देखा समा का माहौल, वो तो कितना अच्छा फिट माहौल है उसका, मतलब इट्स अ कॉर्पोरेट माहौल, सब अपने किस तरह से काम रखते हैं, एक प्रोफेशनल एटीट्यूड है सबका वहाँ पर। तो मुझे इतनी तसल्ली तो थी कि मैं एक अच्छी जगह पे आई हुई हूँ काम करने, वरना तो मैंने खुद ही बैक ऑफ कर देना था 5 दिन बाद ही, अगर मुझे कोई चीज़ अनइवन लगती। PSRD की एंट्री किस तरह हुई? वैकेंसीज आई, या वो जो एक हेल्थ के शोबे में एक कौमी खिदमत का ख्वाब था आपके पेरेंट्स का, और उनमें फ़ादर का ज़्यादा, आपको लगा कि शायद मैं दूसरे फील्ड में रहते हुए वो खिदमत कर सकती हूँ? अच्छा, सोशल वर्क जो था वो, मतलब आई ग्रू अप वॉचिंग माई पेरेंट्स डूइंग वर्क, हेल्पिंग अदर्स, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ किसी को दे रहे हैं, दिला रहे हैं, व्हाट्सोएवर इज़ गोइंग ऑन अराउंड। सो वो एक सीखती रही,
वो एक नेचुरल इनेट भी होता है आपके अंदर, एक शेयरिंग की आदत भी होती है। और फिर व्हेन आई वाज अगेन, जब मैं 17-18 की थी तो मैंने रोटरी क्लब ज्वाइन किया था, तो वहाँ पे भी एक सोशल वर्क चलता था, तो पहले वो शुरू किया, फिर वहाँ पे ग्रुप्स बनते थे पोलियो एडिकेशन के, सोशल वर्क करते थे, हम बाहर निकलते थे, चिल्ड्रन हॉस्पिटल जाते थे, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते थे, तो वो चल रहा था सिलसिला। फिर 20s में अब मुझे याद आता है कि आई हैड अ ड्रीम एज वेल, तो मैंने इसकी एक बार ताबीर भी करवाई। तो उसने मुझे, जिसने भी ताबीर की, उसने मुझे कहा कि कहीं फ्यूचर में यू माइट हेल्प डिफरेंटली एबल्ड। उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं भूल गई। उसके कोई 5-6-7 साल बाद मैंने PSRD ज्वाइन किया। वो पापा ने मुझे कहा कि उन्होंने न्यूज़पेपर में ऐड देखा, उन्होंने कहा यू शुड अप्लाई फॉर दिस, इट सीम्स टू बी अ गुड ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने कहा चले, मैं लीस्ट इंटरेस्टेड थी, मुझे नहीं पता था ऑर्गेनाइजेशन का, मुझे PSRD की मुझे पी का भी नहीं पता था, टू बी ऑनेस्ट। पापा की खुशी के लिए मैंने कहा चले मैं दे देती हूँ। मैंने इंटरव्यू भी दे दिया, उन्होंने मुझे बुला लिया, मैं गई, और वो जगह इतनी दूर थी घर से, तो मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा था, घूमते घूमते बस मैं चले गई, उन्होंने मुझे रख लिया। शुरू में तो मुझे समझ नहीं आई कि PSRD, शुरू में लगता है सब इदारों को भी आपकी समझ नहीं आई, हर इदारा आपको रखता चला गया। यस, शुरू में उधर स्कूल में भी जाते ही आपको रख लिया, आप उधर डेली टाइम्स गई, आपको जाते ही रख लिया, आप समा में गई, आपको जाते ही रख लिया जी, आप आरन में गई, आपको जाते ही रख लिया, कहीं आपको कुछ और PSRD गई और आपको जाते ही रख लिया। हाँ, अल्लाह का शुक्र। शुरू में यानी कि इंटरव्यूअर को भी आपकी समझ नहीं आती होगी कि भाई क्या करना है, रिजेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है, रखना है, माजरत करनी है। अब ऐसा कुछ है आपके साथ करियर में? मुझे भी खुद समझ नहीं, अभी तक तो जो है ना, मुझे भी समझ नहीं आ रही। नहीं मुझे तो भी समझ नहीं आ रही। आप तो अपने ख्वाब की बात करी, मुझे ये ख्वाब लग रहा है कि हमारे यहाँ ऐसे भी होता है। नहीं होता होगा, मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ बेस्ड ऑन ट्रूथ। अच्छा, चलिए अल्लाह का शुक्र है, इसको अल्लाह का शुक्र करना चाहिए इस पे। उन्होंने आपको हायर कर लिया? हाँ जी, बिकॉज उसमें मेरी पब्लिक रिलेशंस था ना। अब ठीक है। यहाँ उन्होंने मुझे हायर इसलिए किया क्योंकि उससे पहले मेरा एक्सपीरियंस था एज अ PR पर्सन। अब मैं कॉलेज के ज़माने से PR प्रोजेक्ट्स करती थी इंडिविजुअल लेवल पर। फिर मैंने अपनी एक PR फर्म बना ली थी कोविड के ज़माने में, रजिस्टर करा ली थी, एक प्रॉपर एंटिटी थी, PR प्रोजेक्ट्स हैंडल करती थी, पूरा जो उसका सोशल मीडिया है, डिजिटलाइज, एडवर्टीजमेंट, सब कुछ। तो आई वॉज गुड एट इट, इट वॉज ऑन माई फिंगर टिप्स। लड़की के लिए मुश्किल होता है, आसान होता है PR? हर तरह के बंदे को डील करना, उसकी बात सुनना, कन्विंस करना चीज़ें? ऐसा आसान तो नहीं है, आपको पेशेंस चाहिए बहुत, क्योंकि आपने हर किस्म की डिफरेंट नेचर से बात करनी है। सामने वाले का डिफरेंट बैकग्राउंड है, डिफरेंट मेंटालिटी है, डिफरेंट लैंग्वेज है, स्पीकिंग स्टाइल है, उसको कन्विंस कैसे करना है, उससे काम कैसे निकलवाना है, और जो उस मेयार का काम आपको चाहिए जो कि आपके क्लाइंट को सेटिस्फाई करेगा, वो चीज़ आपने टेबल पे कैसे पेश करनी है। तो इट्स नॉट अ हार्ड नट टू क्रैक। मैंने तो अक्सर कंपनीज देखी हैं मुख्तलिफ नौयत की, PR हाँ जी, कंपनीज और इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज, राइट, और मुख्तलिफ नौयत की। तो वो उसमें 2-3 तो मेल होते हैं और एक आध लड़की उन्होंने साथ रखी होती है। तो मैंने एक तो मीटिंग्स में नोट किया कि वो जो फीमेल फैक्टर है उस टीम में मीटिंग के लिए, बिजनेस मीटिंग के लिए वो शो पीस है। अच्छा, पूरी मीटिंग में मैंने कभी बोलते हुए नहीं देखा, उस लड़की को, खास तौर पे लड़की को बोलते हुए, बस वो Really? बैठी है। तो मैं एक दफ़ा पूछ ही लिया, मैंने कहा ये आपने इस खातून को क्यों रखा हुआ है? बात तो आप करते हैं, ओह, डील तो आप करने आए हैं। तो कहते हैं अच्छी होती साथ लड़की ना। अच्छा, ऐसे शो पीस, जी जी। तो उसको कोई नॉलेज नहीं है, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है उस शोबे का। इवन क्या साइंस है? ये साइंस तो आप समझाएं, आपने PR कंपनी देखिए मैं तो अकेले बनाई, चलाती हूँ, चलाई। अल्लाह का शुक्र, मैं तो अकेले चलाती हूँ, तो ना तो मैंने अपने साथ किसी पार्टनर को रखा हुआ है ना किसी को। अच्छा, नहीं जब वो कंपनी बनाई थी तब भी अकेली आप उस अकेली, कंपनी थ्रू आउट अकेली। आई डोंट बिलीव इन पार्टनरशिप्स, अच्छा, आई डोंट बिलीव इन दैट। वजह? वैसे ही कोई वैसे ही इसमें मुझे लगता है आई कैन हैंडल माई सेल्फ, इतनी कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। PR है, आप पोलाइटली डील कर सकते क्लाइंट्स को आराम से। फाइनेंस के हिसाब से फाइनेंसेस देख लेती हूँ मैं, इफ़ आई हैव टू हायर समवन, तो मैं अपने कलीग्स को ऐड ऑन करके कस्टमाइज प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऐड ऑन करके उनसे काम निकलवा के कर लेती अच्छा, आपने मेल फैक्टर फारग ही कर दिया बीच में, और इवन अपने अलावा आपको नहीं लगा कि मुझे साथ किसी को रखने की जरूरत है? नहीं, इतनी जरूरत प्रेजेंटेशन देने के लिए, नहीं, क्यों जरूरत है? को डील बनाने के लिए, को कन्विंस करने के लिए तो आपने क्लाइंट को? नहीं, आप खुद कर सकते हैं। देखिए, अब एक आपको काम आना चाहिए, प्रेजेंटेशन आनी चाहिए, यू शुड नो हाउ टू कम्युनिकेट,
कन्विंसिंग स्ट्रेटजीज एंड ऑल तो दैट। ये एक्सपीरियंस था जिसकी बेस पे पीएसआरडी ने आपको हायर कर लिया? हाँ, बिकॉज उनकी वैकेंसी ही इस बेस पे थी कि पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर चाहिए उन्हें। अब हाँ जी। पीएसआरडी क्या है? पीएसआरडी, यस, PSRD इज पाकिस्तान सोसाइटी फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ डिफरेंटली एबल्ड। अच्छा, अब पहले इसको डिसेबल्ड कवर्ड से पहचाना जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पर डिसेबल्ड के वर्ड को एक्सक्लूड करके रिप्लेस कर दिया गया है डिफरेंटली एबल्ड के साथ, ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो, और ये वर्ड जो है बहुत रूड लगता है। तो ना इट्स डिफरेंटली एबल्ड एंड इट्स थॉरली फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ दैट स्पेसिफिक कम्युनिटी, दोज हु आर लेस प्रिविलेज्ड। तो इट वाज ऑल अबाउट इंटायरली बेस्ड ऑन फंड्स, फंड रेजिंग करना, अवेयरनेस करना। फंड से पहले तो अवेयरनेस है ना, कि मैं आपसे कैसे डोनेशंस लूँगी, आपको पहले पता तो हो कि मैं किस चीज़ के लिए ले रही हूँ। तो वो पहले हमारा एक अवेयरनेस वाला एक सेशन शुरू हुआ, उस पर भी टाइम लगा, इट वाज टाइम टेकिंग, उसको बिल्ड किया, रेनोवेट किया, सब कुछ किया फ्रॉम स्क्रैच। मिस हम डोनेशन पे बाद में आ जाते हैं, पहले बताएं कि कौन लोग आते हैं वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए और किस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है? अच्छा, वहाँ पे अब डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। वहाँ पे तो देखें ना, जैसे एम्पुटेशन है, डिफरेंटली एबल्ड माजूर, ठीक है, डिफरेंटली एबल्ड। ठीक है। अब वहाँ पे किसी की एम्पुटेशन है, लेग्स की है, आर्म्स की है, हाथ बाजू, तो आर्टिफिशियल लिम्स लगती है। क्लब फुट इंजरी है, जेनेटिकली या बाय बर्थ डिफॉर्मिटीज़ हैं, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है बाय चांस, कोई ट्रेजिडी पेश आ जाती है ज़िंदगी के दौरानिया में, तो वो वहाँ पे ट्रीट की जाती है। ऑर्थोपीडिक हॉस्पिटल है प्रॉपर, तो उसको यूजुअली लोग जानते हैं अदारा बहाली माजूरा या हड्डियों के अस्पताल से भी। ठीक है, हड्डियों के अस्पताल से, ऑर्थोपीडिक है। ठीक है। तो वहाँ पे ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स, सब तो मायो इलेक्ट्रिक हैंड जो कि फंक्शनल होता है, आपके नर्व्स के साथ कनेक्ट करता है, प्रॉपरली वो फंक्शन करता है। आप उसके साथ खा पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, यू कैन, मतलब जो कर सकते हैं नॉर्मल। और एक फंक्शनल आर्म होता है, एक नॉन फंक्शनल होता है, और लिम्स लग जाते हैं आपको, वो आपकी प्रॉपर गेट ट्रेनिंग करवाते हैं कि किस तरह को लेके चलना है, उसके फॉलोअप्स होते हैं, प्रॉपर कस्टमाइज अंदर ही बनता है प्लास्टर के साथ, प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ। पहले इसकी मोल्डिंग होती है, सर्टन टेम्परेचर पे इसको रखा जाता है, कस्टमाइज साइजेस के साथ वो पूरा तैयार करते हैं ब्रेस, उसके बाद वो फिट करते हैं, उसके बाद वो चलता है सिलसिला। और बेसिकली एजेंडा तो ये है ना। और ये पेड ट्रीटमेंट है? जो पेशेंट आता है नहीं, पेड ट्रीटमेंट नहीं पे करता है? नहीं, पेड ट्रीटमेंट नहीं है। ये Paid नहीं इस तरह से है कि कस्टमाइज्ड है, कैटेगराइज्ड, A to E कैटेगरीज है। अब गॉड फॉरबिड किसी के साथ भी हो तो ज़रूरी नहीं कि वो डिज़र्विंग नहीं है या डिज़र्विंग है। कुछ फैमिलीज खुद ही कह देती है कि हमें ज़कात, सदकात, खैरात नहीं लगते, हम वी कैन पे, तो वो तो एक कैटेगरी में आ गए। उसके बाद सब्सिडाइज्ड कैटेगरीज आती है जिसमें कोई लेस प्रिविलेज्ड है एज पर एवेल्युएशन बाय सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो उन्होंने एवेल्युएट किया ताकि पता हो कि सामने वाला स्कैम तो नहीं कर रहा, ये तो नहीं कि वो क्योंकि देखिए हमने एक जो डोनेशंस का बैंक रखा हुआ है वो उन्हीं पे लगना है जो डिज़र्व करते हैं और जिनको ज़रूरत है। अगर कोई ये आके कह दे कि मुझे ज़रूरत है, मुझे लगा दे, तो किसी और का हक मारा जाएगा कि किसी और को जो पैसे लगाने थे जो कि बिल्कुल नहीं लगा सकता, और जो लगा सकता है तो फिर वो एक इवेल्युएशन होती है। अब B कैटेगरी में वो आ जाते हैं जो कि थोड़ा बहुत कर सकते पे, जैसे अगर 20,000 का खर्चा है तो वो 10 दे सकते हैं, तो 10 हम डालते हैं। C में वो 5 दे सकता है, 15 हम डालते हैं। D में वो 2500 दे सकता है, तो हम बाकी 15-16 हज़ार डालते हैं। सब्सिडाइज्ड ट्रीटमेंट कह सकते हैं। बिल्कुल। और E में वो आते हैं जिनका बिल्कुल फ्री होता है, 0 रुपीज़ अच्छा, इवेल्युएशन के बाद। और यूजुअली हमारे 80 to 90% पेशेंट्स तो E कैटेगरी में होते हैं ना, जो E डिजर्विंग कैटेगरी, है। हाँ जी, तो वो 0% है। अच्छा, बिल्कुल। मायो इलेक्ट्रिक हैंड्स फ्री लगते हैं, 3-3 लाख का एक हैंड है, 3-3 साढ़े 3-4 लाख का है, तो वो किस्सा लग रहा है, आज तक हमने 1 रुपया नहीं लिया। और उसके लिए तो आप बड़े ऑर्थोपेडिक माहिरीन बिल्कुल होंगे आपके पैनल पे? बिल्कुल, डॉक्टर उमर आदिल भी तो हैं। अच्छा, और उन्होंने भी सर्व किया है, और बाकी ऑर्थोपेडिक सर्जर्स हैं, डॉक्टर सलीम हैं, और भी बहुत से हैं, दे डूइंग वेल। रोज़ इतनी सर्जरीज होती हैं, आप यकीन करें, बिफोर एंड आफ्टर हम सोशल मीडिया के PSRD पे दिखाते हैं। इट्स अ मैजिक कि बिफोर आप देखें और आप आफ्टर देखें। मैं यही आपसे पूछने वाला था। इससे पहले ये जो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, हाँ जी, ये चार्ज करते हैं या उसमें कुछ इन्होंने अपने रेट कम रखे हुए हैं इदारे के लिए, या उसमें भी कैटेगरीज में वो जाते हैं कि कौन सी कैटेगरी का वो सर्जरी कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सारी ट्रीटमेंट बराबर है। उस ट्रीटमेंट का जो पैसा लगना है
वो पहली सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कस्टमाइज करा देते हैं उसमें सर्जन की फीस है, सब कुछ A to Z Include है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को ऑर्थोटिक्स लगना है, आर्टिफिशियल लिम्ब लगना है, और वो है चले 40-50 या 60,000 का, किसी के लिए तो 40 रुपये निकालना भी बहुत मुश्किल है। तो 40-50-60,000 का अगर है और वो ई कैटेगराइज्ड हो चुका है तो उसको फ्री लगेगा। उसके हार्डली शायद 150 लगे, हार्डली। दवाइयाँ भी हम फ्री देते हैं, फार्मेसी है, दवाइयाँ फ्री जाती है पेशेंट को अगले 2 से 3 महीने के लिए, जब तक उसके वो सर्टन मेडिकेशन उसकी चल रही है। उसके बाद फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, जो कि पेशेंट्स की सर्जरी के बाद आपको ज़रूरत होती है, टाइम्स आपने फिजियोथेरेपी करवानी है तो आपको पता है वो चलती है। उसके बाद VRC है, जहाँ पे आप कर्जा देते हैं और 99.9% इंटरेस्ट वापस आता है, सॉरी 99.9% फ्री इंटरेस्ट के साथ, और आपका कर्जा वो वापस करते हैं। खुद मुख्तारी है ना, इंडिपेंडेंट करना, सेल्फ पहला केस आपको याद पड़ता है कि कोई ऐसा माजूर फर्द, बच्चा या बड़ा, वो आपके सामने आया केस, और उसके बाद जब वो सर्जरी के बाद वापस आया और आप अल्लाह ताला की कुदरत पे वो हैरत ज़दा भी हो गई कि ये कैसे हो गया? कोई ऐसा केस? कोई ऐसे केस की आप बात कर रहे हैं, रोज़ केसेस आते हैं। अब मैं अगर आज के केस की बात करूं तो एक इंडिविजुअल है, उनकी दोनों टांगे नहीं थी उनकी, तो वो अभी आज हमारा एक विजिट ही चल रहा था, तो उनको दोनों आर्टिफिशियल लिम्स लगे और वो माशाल्लाह वॉक कर रहे थे, उनकी गेट ट्रेनिंग हो रही थी, इंडिपेंडेंट। और अगर शुरू में चले जाएँ तो इस तरह ही बहुत से केसेस लड़कियों के, बच्चियों के, जब लड़कियों के लिए कितना मुश्किल होता है, तो उनकी भी इससे आर्टिफिशियल लिम्स लगी, बाजू का आया मायो इलेक्ट्रिक, बहुत एक मिजरेबल है, लेकिन अल्लाह का शुक्र। इस इदारे का क़याम कब वजूद में आया और आज इसके करता धरता कौन है? वो लोग, उनके नाम लें आप, 1950 जिनकी वजह से आज ये इदारा एक रियल, जिसको आप कहते हैं कौमी खिदमत कर रहा है। बिल्कुल 1957 में ये एक कमरे से शुरू हुआ। अब जहाँ पर ये है आपने तो देखा हुआ है, वहाँ पे इन्होंने एक कमरे से फिजियोथेरेपी स्टार्ट की। पहले आहिस्ता आहिस्ता वो जो इर्द गिर्द की जगह थी वो किसी का घर था, वो जो कपल था उस टाइम वो भी वॉलंटियर करते थे, उन्होंने अपना पूरा वो घर, पूरा वो एरिया डोनेट कर दिया, तो ये डोनेटेड लैंड पर है। आहिस्ता आहिस्ता ये एक कमरे से निकला, फिजियोथेरेपी बना, ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, 60s आ गया, 70s आ गया, और आप यकीन करें 80s से ऑनवर्ड्स टिल टू डेट 40 साल हो गए वॉलंटियर जो हमारे हेड्स हैं वो काम कर रहे हैं। दे डोंट ज़ीरो, मतलब वो कुछ नहीं कमा रहे, वो सिर्फ अपना टाइम देते हैं और रोज़ आते हैं बाकायदगी। कौन कौन है के इनमें? मिस्टर सईद शम्सी हैं, 40 से ज़्यादा साल हो गए उन्हें, उनकी मिसेस को भी अभी शी रिसेंटली पास्ट हुए, तो दोनों माशाल्लाह इकट्ठे करे थे। अब तो मिस्टर सईद शम्सी प्रेसिडेंट है करंटली, रोटरी इंटरनेशनल के भी सोशल एक्टिविस्ट है। मिस निगत सईद है, उनकी मदर होती थी पहले, शी पास्ट अवे, अब वो आ गई है, लेगेसी कंटिन्यू हो रही है। मिस रेहाना बारे कर लें आप, मिसेस काज़मी कर लें, मिस रुबीना कर लें, तो मैं उनके नाम ले रही हूँ जो कि हमसे सीनियर हैं और वॉलंटियर कर रही हैं 20-20, 15-15, 30-30, 35, 40 साल से। कैन यू इमेजिन? और इन देयर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, रोज़ उनसे सीखती हूँ मैं, इट्स वंडरफुल। सेटिस्फेक्शन होती है, किस तरह का इत्मीनान होता है? तो सुकून तो मिलता है ये वर्क करके। Although I'm employed, but my half of my work is on volunteers based, because I have a habit of doing extra. आजकल का लोगों का ज़माना है ना कि अगर आपने किसी से 5 चीज़ें मांगी है 100 रुपीज़ में, तो वो आपको 5 ही देंगे और 5वीं को भी बस जल्दी कर देंगे. So I gave even more than that because it's my passion and I love doing social work. So regardless of what's being offered to me, it's nothing, to be honest, and I don't mind and I don't care for it. बेलॉस, पैशन, प्यार, वो एक अट्रैक्शन है, वो मोहब्बत है कि आई हैव टू डू, आई फील इट लाइक इट्स माई ड्यूटी टू डू दैट. सो व्हेनेवर आई एम इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आई एम जस्ट ऑलवेज स्पीकिंग फॉर PSRD एंड ट्राइंग टू क्रिएट अवेयरनेस, बिकॉज मुझे लगता है वो मेरी अपनी चीज़ है और मैं चाहती हूँ कि हर किसी को पता हो, लोगों को पता हो इस जगह का. और अक्सर लोग इस तरह के होते हैं कि उनको समझ नहीं आती कि दुनिया के इस डार्क एरिया में क्या हो रहा है, एंड अक्सर लोगों को ये समझ आती है कि वो किसकी मदद करें. सो मुझे कनेक्ट कराना था लोगों को. अमेरिका से अचानक जो है स्टडीज़ करने का प्लान कैसे बना और उसकी प्रिपरेशन कैसे हुई, ये ज़रा न्यू कमर जो स्टूडेंट्स हाँ जी अब्रॉड स्टडीज़ के
ख्वाहिशमंद हैं उनको ज़रा ये बताएं, और क्या स्टडीज़ चल रही हैं, किस तरह एडमिशन हुआ, वो क्या मरहला था, और अभी पहला फ़ेज़ है, अब आप सेकंड फ़ेज़ के लिए वापस जा रही हैं अमेरिका, वो ज़रा थोड़ा सा बताएं। अच्छा, स्टडीज़ का मेरा इसलिए भी प्लान था कि मुझे मीडिया जर्नलिज्म एआई का ज़माना है, तो आई वांटेड टू स्टडी समथिंग कि ज़रा स्किल्स को आपको पता है पॉलिश तो करना है। हर रोज़ एक नई चीज़ आ जाती है, तो मुझे वैसे भी पढ़ने का शौक़ है, कुछ ना कुछ मैं पढ़ती रहती हूँ। सो आई अप्लाइड इन सर्टन यूनिवर्सिटीज़, और क्राइटेरिया ये था कि मैंने फिल की एप्लीकेशन फॉर्म्स जेन्युइन बेस्ड, फिर जो मेरा मीडिया स्टडीज़ का ऑलरेडी एक हुआ हुआ है डिग्री, उसकी बेस पे मैंने एक और जो नेक्स्ट लेवल डिग्री होती है उसके लिए अप्लाई किया, मल्टीमीडिया जर्नलिज्म के लिए, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी, एआई इंटीग्रेटेड। और तो 2-3 यूनिवर्सिटीज़ मैंने अप्लाई किया था। अब मेरी एक यूनिवर्सिटी में तो उन्होंने स्कैनिंग डॉक्यूमेंट जो था ना मेरा, वो ज़रा क्लियर नहीं था, तो उससे कोई 2-3 दिन पहले मुझे एक और यूनिवर्सिटी से आ गया। जिस स्टेट में मैं हूँ, दैट्स अ वंडरफुल प्लेस एज वेल ऑफ कोर्स, लेकिन मुझे था कि ज़रा मैं किसी और स्टेट में ले लूँ, ज़रा मेरी आसानी रहेगी। खैर उधर से मुझे आ गया, इंटरव्यू हुआ मेरा, तो दे वर नाइस, दे वांटेड टू नो कि व्हाई यू वांट टू डू दैट, दे आल्सो वांटेड टू नो, दे वर क्यूरियस अबाउट इट, क्योंकि एक नोशन होता है कि इफ़ यू आर डूइंग इट देन वेयर वुड यू गो। सो आई टोल्ड देम कि आई एम अ प्रोफेशनल पर्सन and this is entirely based to polish my skills in a certain positive manner, and then I have to come back at any cost, and I have to serve my country because this is my career, this is my work, my passion, my love and everything. And I even offered them as well, please have an online session with me on a podcast. They agreed to it. They said, oh yes, thank you, why not, हमने आपके podcast वगैरह देखे हैं। फिर जब मेरी पहली क्लास थी तो उसमें मैं गई, तो इट वाज अ सरप्राइज फॉर मी। जो मेरे इंस्ट्रक्टर्स थे उन्होंने स्क्रीन पे मेरा पूरा पॉडकास्ट डिस्प्ले किया, सारा काम डिस्प्ले किया, और बाकी पूरे क्लास फेलोज़ को दिखाया। सो इट वाज अ वंडरफुल सरप्राइज़ फॉर मी। और उन्होंने बताया कि शी इज़ अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट, एंड शी इज़ डन एन अमेजिंग जॉब आउट देयर, एंड शी इज़ हियर टू लर्न मोर अबाउट इट, रिस्पेक्ट हर। और ये अपना काम छोड़ कर मिडल में आई हैं, और इनके पॉडकास्ट देखे, इनकी प्रोडक्शन देखे, किस तरह से ये काम कर रही हैं, एटसेट्रा। सो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, एंड आई वाज लाइक, ओह माय गॉड, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अ सरप्राइज। सो थ्रू आउट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और अदरवाइज आपका पहला एक्सपीरियंस था परदेश का? हाँ जी, एज अ स्टूडेंट। एज ए स्टूडेंट, वो कैसा रहा? कितने दिन लगे एडजस्ट करने में, और किस चीज़ को मिस किया ज़्यादा, और मुश्किल अगर कोई पेश आई तो वो किस तरह की आई? एडजस्टमेंट तो आपको पता है शुरू में कहीं पे भी टाइम तो लगता है। अब एज अ स्टूडेंट मैं गई, और एक प्रेशर था, क्लासेस लेनी है, स्टार्ट करनी है, ज़रा पता चल जाए डिपार्टमेंट कौन से हैं, ये सब चीज़ें हैं, किस तरह आना है, किस तरह जाना है, मेरा घर कहाँ पर है, मैंने किस तरह से कौन से राउट्स लेने हैं, तो वो चीज़ें ज़रा थी। एडजस्टमेंट करते करते मुझे कोई 1-1.5 महीना लगा। और इसके साथ खाने पीने का मुझे बहुत था, क्योंकि मैं अब चूज़ी हूँ, पर्टिकुलर हूँ, बाहर से मैं नहीं खा सकती ज़्यादा, और मुझे बस उसकी टेंशन थी मैं क्या करूँगी, क्योंकि मैं खुद बना तो लेती हूँ, लेकिन फिर आपने जब अपने लिए बनाना है, अपने आप को खिलाना है, तो आप लेज़ी हो जाते हैं, यू लाइक अभी खा लेंगे, और मैं इतनी फूडी भी नहीं हूँ, तो मुझे एक सर्टन टाइम पे खाना है, नहीं खाऊंगी तो फिर अगले दिन खाऊंगी, तो वो वाला मेरा एक हिसाब है। क्या बनाती थी खुद? मैंने वहाँ पे बनाई अचार दाल। बातों के अलावा अचारी दाल बनाई मैंने वहाँ पे। अचारी दाल बना दी? अच्छा, और खाई भी खुद ही खाई। किसी ने रिस्क नहीं लिया यानी कि? नहीं, मैंने टेस्ट कराई थी। अच्छा, वहाँ पे घर वालों को भी, दे लाइक्ड इट, लेकिन मुझे बस था कि पूरी खाएंगे कि नहीं, मुझे टेंशन थी कि अगर उन्होंने पूरी ना खाई तो यानी कि अच्छी तो नहीं। ये कहाँ से सीखा रेसिपी आपने? नहीं आती थी, जायका टीवी में काम किया ना, डेली टाइम्स का जो एक दूसरा सब सिस्टर या जो भी कह दे। ब्रेकफास्ट भी बना लेती थी? ब्रेकफास्ट तो आता है, ब्रेकफास्ट में क्या है, अच्छा, हल्का फुल्का कर उसमें कुछ नहीं है, उसको बिल्कुल इजी ले रही हैं। अचारी दाल कैसे बनाई आप जरा बताएं? सबसे सबसे पहले क्या फिर आप मुझसे रेसिपी पूछेंगे? मिस पहले सबसे क्या किया मसलन? ये चलें, ये चूल्हा मैंने जला दिया, अब आगे आप करें, क्या करें? अच्छा, दाल को मैंने अलग पानी में भिगो दिया, ताकि थोड़ी हार्ड होती है ना, ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। ठीक है। दूसरी जगह मैंने मसाला तैयार किया, टोमेटो मसाला, आई लाइक इट। उसमें क्या क्या शामिल था मसलन? टमाटर डाला, लहसुन डाला, अदरक डाला, अच्छा, प्याज डाला, काली मिर्च डाली, ग्रीन चिलीज डाली। और ये खामोशी से कर रही थी या साथ खप भी डाली जो इधर आप डालती हैं? नहीं,
बस मुझे था 5 मिनट में बन जाए। अच्छा। आई वाज लाइक ओ माय गॉड जल्दी से हो जाए। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? वो बन गया ना पूरा मसाला। पेस्ट। वहाँ पे ज़रा थोड़ा दाल को मैंने ज़रा सॉफ्ट किया, अच्छा। मिक्स किया, अचार डाला, अच्छी तरह मिक्स करके ब्लेंड किया, हल्का सा थोड़ा सा उसको और पकाया, सॉसी सा करा, और फिर वहाँ पे टोटियाज होते हैं, रोटी तो होती नहीं है। और ये घी के बगैर बनाई है आपने? घी का डिस्कस नहीं किया कहीं पे? तो घी डाला ना, ज़्यादा वक्त घी नहीं डाला? इस्तेमाल करती। शुरू भाई में शो- डाल लिया, शुरू में डाल लिया, शो रिवर्स करके देखें। शुरू में डाला है। आपने उधर दाल भिगोई है, इधर आपने वो सारी मसाला बनाया, घी का कहीं जिक्र नहीं आया। वैसे मैं घी के बगैर भी बना सकती हूँ। अच्छा, इट्स मी, आई कैन डू एनीथिंग। अब मैं समझ सकता हूँ वो क्या दाल, अचारी दाल होगी। अब मैं समझ सकता हूँ। मैंने खाई और बहुत मज़े की थी, फिर मैंने दोबारा बनाई। मैंने वापस सिर्फ अचारी दाल ही खाई। अच्छा। 3-4 दफ़ा तो मैंने नॉन स्टॉप बनाई, जब जब मुझे क्रेविंग होती थी, मुझे दिल करता था बनाने को। अदरवाइज मैं सैंडविच बना लेती थी, वो पीनट बटर लगा के सैंडविच बना लिया। ऑमलेट तो मैं नहीं खाती थी, ना एग्स लेती थी, और फिर कॉफ़ी के साथ। फ़र्क क्या पाया दौरान स्टडी पाकिस्तान में, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, डिग्री के दौरान, और अब शिकागो यूनिवर्सिटी में आप मल्टीमीडिया जर्नलिज्म पढ़ते हुए रवैयों का क्या फ़र्क पाया? एक से लगे या थोड़ा? अच्छा, रवैये तो वही वाली बात है कि डिपेंड करते है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप किस तरह के स्टूडेंट थे। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में, जो पंजाब यूनिवर्सिटी का मैथ्स कॉम डिपार्टमेंट है, वो बहुत अच्छा है, नो डाउट। चले हम टीचर से शुरू करते हैं। जी। वहाँ के टीचर और यहाँ के उस्ताद में कंपैरिजन कैसे करती हैं? अच्छा, नहीं टीचर बराबर थे, बराबर थे। टीचर ही होता टू बी ऑनेस्ट। अच्छा। बल्कि वहाँ के टीचर्स में थोड़ा बहुत क्लास फेलोज को ज़रा कंसर्न्स थे, जो कि आई वुड ऑब्जर्व। आई एम अ गुड स्टूडेंट, सो आई एम रियली गुड एट स्टडीज़ इन अ सर्टन सेंस, कि मैं ज़रा सीरियस लेती हूँ अपनी स्टडीज़ को। तो आई वुड ऑब्जर्व कि क्या चल रहा है, दे वुड अंडरस्टैंड कि देयर इज़ समथिंग। तो मैं देखती थी। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो पंजाब यूनिवर्सिटी का, देखिए आपको तो पता है। अब आई थिंक बाय स्ट्रोक ऑफ लक अच्छे टीचर्स रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में भी, कोऑपरेटिव, पढ़ाने वाले, मजाक भी कर लिया, काम भी हो गया, पता नहीं चला। और ग्रेड्स पे भी मेरिट बेस्ड ग्रेड्स देते हैं, वहाँ पे भी बहुत अच्छे थे। शुरू में मुझे लगा स्ट्रिक्ट होंगे, कम्युनिकेशन ज़रा केमिस्ट्री मैच कर जाए, क्योंकि मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ। दे वर ऑल्सो वेरी नाइस, दे न्यू कि मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ। तो मेरी डेडलाइन गुजर रही थी, उन्होंने मुझे स्पेशल मेल की, क्योंकि मैंने मेल्स अपनी चेक नहीं की। आई वॉज जस्ट आ रही हूँ, जा रही हूँ, खपी हुई हूँ। तो उन्होंने मुझे स्पेशल कॉल की, मेरे इंस्ट्रक्टर ने। उन्होंने कहा कि आई नो यू आर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, सो आई डोंट वांट यू टू मिस एनी डेडलाइन, दिस इज़ कमिंग एंड यू हैव टू मेक श्योर यू जस्ट कंप्लीटिंग योर प्रेजेंटेशन बिफोर द डेडलाइन, एंड इफ़ यू आर अनेबल तो हम आपके लिए वो पोर्टल फिर खोल देंगे, हम आपको 2-3 दिन एक्स्ट्रा दे रहे हैं, बिकॉज वी नो कि आप नहीं आई हैं यहाँ पर। तो उन्होंने 2-3 दिन के लिए पोर्टल खोल दिया, और बस फिर मैं भागी, मैंने अपना शुरू किया सारा काम। और आपको पता है मैंने किस तरह किया। तो दे वर वेरी नाइस कोऑपरेटिव। तो उनसे मैं पूछती भी थी, कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही होती थी, प्रोडक्शन वाइज, प्रैक्टिकल वर्क। सो वहाँ पे भी अच्छा रहा। लेकिन वहाँ पे आपको पता है पढ़ाई 10 साल पहले की डिग्री और 10 साल बाद की डिग्री में कितना फ़र्क होगा। ज़रा पढ़ाई डिफरेंट है, एक्सपोजर डिफरेंट है, टर्म्स डिफरेंट है, इक्विपमेंट नया आ गया है, चीज़ें डिजिटलाइज्ड ईरा आ गया है। हमारे ज़माने में क्या था, राइटिंग थी, अखबारें थी, संडे टाइम्स चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। इंस्टाग्राम पे तो लोगों ने अभी अपने आईडीज़ बनाना शुरू किए थे। तो कितना डिफरेंस है। राइटिंग को मिस करती हैं? राइटिंग को मैं मिस करती हूँ, मुझे राइटिंग्स का तो बहुत शौक है। लेकिन हाँ, लिखती रही हूँ। वहाँ पे जो प्रेजेंटेशंस देती थी, जो राइटिंग्स मैंने जमा करवाई हैं, असाइनमेंट्स, वो मैंने यहाँ पे पब्लिश करवाई हैं। वहाँ पे वो ग्रेडिंग भी जा रही थी, यहाँ पे वो पब्लिश हो रही थी। इट वाज फन। टीचिंग कर ली आपने, एंकरिंग कर ली, राइटिंग कर ली, आपने जॉब कर ली, बेपनाह बातें कर ली। यस। शादी कब करनी है? शादी वो भी कर लूँगी, इसी तरह ऐसी हो जैसे जाएगी, सारे काम अचानक कर लिए ऐसी हो जाएगी, जहाँ गई सिलेक्ट हो गई, ऐसी हो जाएगी, इस तरह होगी? यस। क्या आपका आइडियल? नहीं, कोई भी नहीं है ऐसे कोई खाका? नहीं, नो, just have to be a family oriented and educated person, groomed well groomed, जैसे हम सब हैं। अरेंज मैरिज? अरेंज ही होगी, लव के चांसेस नहीं है। और ये साल कौन सा होगा? ये मुझे क्या पता, आई कैन प्रेडिक्ट। ये तो हमें किसी पामिस्ट या किसी एस्ट्रोलॉजर को बुलाना पड़ेगा। नहीं, पामिस्ट तो कितने आते हैं, आप पामिस्टों को जो हल करती हैं पामिस्टों
आप शादीशुदा बंदे सामने बिठा के कहती हैं इसकी शादी कब होगी, मैं पूछती हूँ वो ना, कहता है कि अभी चांस कोई नहीं है। मैं पूछती हूँ ना, अब जैसे मैं पामिस्टों का एक हाल दो बताऊं। दो बच्चों के बाप होते हैं, मैं कहती हूँ इनकी शादी कब होगी, रुकावट चल रही है, रुकावट चल रही है, अभी हो जाएगी। और 3 बच्चों के बाप होते हैं पीछे से, और उन पामिस्ट को नहीं पता ये बात, हम तो एवेल्युएट करते हैं ना ऐसे ही। एक पामिस्ट ने मुझे एक दिन पूछा शो शुरू करने से पहले कि क्या हालात हैं, क्या चल रहा है, ठीक है, आपने क्या कहा? हुकूमत सर्वाइव करेगी? ओह नहीं, मैं कहा पामिस्ट आप है। कहते नहीं नहीं आपने बताना है, मैंने वो बोल देना है। ओह, देखिए ये तो चल रहा है, ये तो हाल है। खवातीन ज्यादा इनके हथे चढ़ जाती हैं, पीरों के, बाबों के, पामिस्टों के ज्यादा। कैसे पॉसिबल है? आपको कैसे पता आपका अगला 5 मिनट में क्या होना है? पामिस्ट को नहीं पता होता, कई दफा पामिस्ट जो है पकड़े जाते हैं। लेट आ रहे होते हैं, मैंने हम कहते पूछा हैं, आप टाइम पे इनको, क्यों आपको नहीं नहीं आए? पता था कि आज आप पकड़े जाएंगे या आपको आज थप्पड़ पड़ेंगे? नहीं, तो जो लेट आए थे, हमने क्या कहा था? हमें, आपको नहीं पता आपको रास्ते में ट्रैफिक मिलेगी? ओह हैवंट यू कैलकुलेटेड दैट? एग्जैक्टली। आप नहीं बिलीव करती? क्यों करना है मैंने? हाथों की लकीरें, सितारे, नहीं नहीं, बस आसमान, फन फन। फूल, नो पत्तियां? नो। नो। अच्छा, आखिर में ये बताएं कि जन्नत और दोज़ख का कॉन्सेप्ट जो है अच्छा, इंसान की जैसे- जिंदगी में, वो तो मरने के बाद है। आपकी जिंदगी में मेरी जिंदगी एक में जन्नत दुनिया कब में आई? जन्नत है। वो कब आई, जरा जन्नत मेरी का जिंदगी में तारुफ जो जन्नत है वो आई, कब आई? वो कॉलेज में आई। अच्छा हम एरोबिक्स करते थे, अच्छा। उसको मेरी पार्टनर बना दिया। आपकी फ्रेंड को जिनका हाँ, नाम जन्नत है, जन्नत है? अच्छा। उसको मेरा पार्टनर बना दिया। अब हम 15-16 ईयर्स के थे, बिल्कुल हम सेम एज के हैं। उसको बना दिया मैंने। कैंपस 6 से आना, वो कैंपस 2 में होती थी, वो इंजीनियरिंग कर रही थी, मैं मेडिकल स्टूडेंट थी। तो हम लोग एरोबिक्स सेशन में मिलना रोज़। तो हमने बस ऐसे बच्चों की तरह डांस करना, एरोबिक्स करने, प्रैक्टिस करने सेशंस, तो पार्टनर बन गई। फिर इस तरह पार्टनर रही, सेशन हो गया, इवेंट्स हो गए। फिर हमने रोज़ छुट्टी टाइम बाय चांस बस स्टेशन पे मिलना। अब मैंने अपनी जाना होता था, उसने जाना होता था, वो जो होती है प्रॉपर एक बस, उसने उसमें बैठ के जाना होता था। वो रोज़ मुझे मिलती, मुझे आवाज़ आती पीछे से, बुशरा। तो मैंने कहा कौन है पीछे? तो मैंने देखा ये जन्नत आ रही है। तो कहती थी कैसी हो कैसी हो। उसके बाल में तब छोटे छोटे क्यूट से होते थे, कर्ली से। तो हमने रोज़ मिलना, 1-1.5 साल तो ऐसे ही गुजर गया, कभी मिलना कभी नहीं मिलना। फिर अक्सर मैंने उसको ढूंढना बस स्टेशन में। मैंने कहा कहाँ गई है ये, आज मिली नहीं है। तो मैंने पूछना वो किधर है, वो किधर है, वो आज आई। फिर इस तरह हमने मिलना। तो मुझे याद है वो 2-3 दिन नहीं आई। तो नहीं, इस तरह बस स्टेशन में मिलना हमने, कॉलेज की ना। उसके बाद बस ख़त्म। हाँ, सेकेंड ईयर आया फिर। अब मैं कैंपस 9 में थी, वो अगेन कैंपस 2 में थी। तो उसने कोचिंग क्लासेस के लिए आना। अब कोचिंग क्लासेस होती थी 2 बजे के बाद, तो हमने वहाँ मिलना। उसने अपनी क्लासेस लेनी, मैंने अपनी क्लासेस लेनी, और उसके बाद बस ख़त्म सिलसिला। वो कहा, मैं कहा, मैं अपनी दुनिया में, वो अपनी दुनिया में। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में वो मेरी क्लास में थी। अब पंजाब यूनिवर्सिटी में वो मेरी क्लास में थी, और बाई चांस मुझे वो मिल गई। वो क्यूट, वो शी स्वीट, उससे मेरे पास आना। अब मैं पता नहीं, शुरू में ना एक जोन होता है, मुझे था कि पता नहीं मैं ज़िंदगी में क्या कर रही हूँ। मैं उस फेज़ से गुजरी थी कि मैंने करना क्या है। क्योंकि जैसे आपको मैंने बताया, पापा ने कहा था मेडिकल करना है, और इफ़ यू गो फॉर एनी अदर डिग्री तो याद रखना कि वो एक सूडो डिग्री है, इवेंचुअली तो मेडिकल ही कर रही हूँ। तो मुझे था कि मैं टाइम पास ही कर रही हूँ, करके भी पापा ने मुझे मेडिकल में डाल देना है, तो या तो मैं कुछ अरसे के लिए हूँ। तो मैं बस आई वॉज इन इन दैट जोन। तो उसने आना, उसने मुझसे पूछना क्या कर रही हो, कैसी, आर यू गुड, आर यू ऑल राइट, सब ठीक जा रहा है? तो मैंने कहना हाँ इट्स ऑल गुड। फिर ऐसे उसने कहना ज्वाइन करो मुझे। तो मैंने कहना नहीं यार मैं ठीक हूँ, बस मैं अपनी दुनिया में, मुझे ऐसे तंग नहीं करो। तो फिर हमारी दोस्ती हो गई। फिर वहाँ से माशाल्लाह टिल टू डेट, यू नो दैट, वो तो आपकी ज़िंदगी की वो भी प्रैक्टिकल वुमेन है, जाहिर है कि वो भी अब शी डज एन अमेजिंग जॉब। आई एम सो इम्प्रेस्ड। मॉडर्न ट्रेड हेड है। स्पेशली आप नई लड़कियों को थोड़ा सा ये बताएं कि लड़कियां भी उसी तरह अपने पेरेंट्स का, अपनी फैमिली का सहारा बन सकती हैं, बिल्कुल जिस तरह लड़के बन सकते हैं, और मेल या लड़की का मकसद एक आम तासुर जो है सिर्फ दुनिया में आना, पढ़ाई लिखाई मुकम्मल करना, शादी और बच्चे पैदा करना? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। पहली बात तो ये कि आर्ट है, ठीक है, आप डिनाई नहीं कर सकते कि आप फिजियोलॉजिकली डिफरेंट है, ठीक है, कोई इक्वालिटी तो है नहीं। आपके अपने टास्क है, आपके अपने टास्क है। जो टास्क आपके हैं वो आपके लिए, जो मेरे हैं वो सामने वाले के नहीं है। जेंडर की बात कर रही हूँ। बैलेंस करें, आपने बैलेंस करना है। अगर इफ़ आई एम मदर ऑफ किड्स,
सो आई हैव टू बैलेंस कि मैं एक वर्किंग लेडी हूँ, मैंने अपने बच्चों को कैसे ग्रूम करना है, कोई चीज़ निगलेक्ट ना हो। आई एम आंसरेबल ऑन बोथ साइड्स, लेकिन मेरी प्रायोरिटी मेरा घर भी होना चाहिए। इस सारे सफर में कोई रोक टोक पेरेंट्स की तरफ से नहीं हुई, बहन भाइयों की तरफ से कि रुक जाओ कहीं, मुझे क्या करती जा रही हो? कभी रोक टोक नहीं हुई आपको? अपनी मर्जी से आपने अपना करियर जैसे प्लान होता चला गया चला गया विद द फ्लो, और आप करती चली गई, कभी रोक टोक नहीं हुई? नो नो नो, अल्लाह का शुक्र नहीं, किसी स्टेज पे नहीं? नो, दे आर फाइन, ओके, दे आर फाइन। और यही जिस तरह जैसे मर्द हजरात है, अब अगर वो घर पे हैं और फिर जॉब भी कर रहे हैं, जैसे अब आप यू आर अ फैमिली मैन, तब आपने यहाँ पे ही बैलेंस करना है, यहाँ की भी जिम्मेदारी है, यहाँ का भी स्ट्रेस है, घर पे जाके यू आर अ फादर। तो वो वही एक है कि बैलेंस कैसे करना है। आर्ट तो ये है, तो उसमें तो बहुत बड़े बड़े भी रह जाते हैं, और अक्सर छोटे छोटे जो है वो दे हिट ऑन द राइट स्पॉट। सो यू हैव टू you should know how to balance. सेटिस्फाइड अपने पूरी जर्नी से, या कोई ऐसी स्टेज कि आप कभी सोचती हो कि यहाँ थोड़ा सा ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था? अच्छा नहीं, अल्लाह का शुक्र सही है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी चीज़ों को और पॉलिश करना है, सीखना है, सिखाना है। यू आर नेवर फुल, यू आर नेवर कंप्लीट, यू कैन नेवर बी परफेक्ट, और हर चीज़ एक्यूरेट नहीं हो सकती। तो सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, वी आर नथिंग, सीख ही रहे हैं, कुछ भी नहीं पता होता हम, मतलब क्या औकात है हमारी। सीख रही हूँ, आप मुझे सिखा रहे होते हैं, हर कोई, मैं किसी से सीख रही हूँ, तो यही चल रहा है। अब जब हम कॉलेज में थे तो हम फ्रेंड्स मजाक और बनाते थे एक दूसरे का, मेडिकल स्टूडेंट्स से सारे, तो हम कहते थे कि अगर मेडिकल में ना गए, नहीं हम कहते थे मेडिकल में गए तो ठीक है, लेकिन हम साथ डिज़ाइनर भी बनेंगे, टीचर भी बनेंगे, लॉयर भी बनेंगे, एस्ट्रोनॉट भी बनना है, नासा में भी जाना है, पायलट भी बनना है, पता नहीं क्या क्या बनना है। तो अक्सर मैं सोचती कि मैंने 3-4 चीज़ें तो बाय स्टॉक ऑफ लक कर ली, तो मैं हंसती हूँ कि ध्यान से बोलना चाहिए जो भी आप बोल रहे हैं, यू नेवर नो। सो यू सी, लेकिन माई ऑल वर्क एंड एक्सपीरियंस इज अलाइन, इंटरकनेक्टेड, सब एडवोकेसी है, एडवोकेसी है। थैंक यू वेरी मच। ये हमारे शो की रिहर्सल थी, अगर इजाज़त दें तो शो स्टार्ट करें अब आपके साथ? ये क्या तरीका है? अगर आप इजाज़त दें तो। जी जी, बहुत शुक्रिया, आप कॉफ़ी विद आरएन में तशरीफ़ लाई और बामुश्किल आपने वक्त निकाला। नाजरीन, टीचर, लॉयर और राइटर, एंकर, पॉडकास्टर बुशरा खान हमारे साथ मौजूद थी। हमने उनकी जर्नी, उनका करियर, उनका बचपन और उनके फ्यूचर प्लान्स डिस्कस किए। यकीनन आपको पसंद आए होंगे। बुशरा खान और नईम हनीफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।